लाहौर की मोटरवे के ऊपर गाड़ी ने कदम रखा है विद इन 1 या 2 मिनट्स। और मेरा अभी सफ़र है 8 से 9 हज़ार किलोमीटर का। मैंने लंदन आना है बाय रोड, तो गाड़ी में इंजन लाइट शो होने लग पड़ी और आपका सफ़र इतना रहता हो, आप कहेंगे कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ। इमरान भाई यूके से पाकिस्तान ट्रैवल करके गए हैं अकेले गाड़ी पे। प्लान में क्या क्या शामिल था, कितनी कंट्रीज थी टोटल, कितने दिन का सफ़र था और कितना खर्चा था? जिस वक्त आपका प्लान है अराउंड 8 to 9,000 किलोमीटर करने का, तो वो प्लान हमेशा ओपन होते हैं। फिर दूसरा, मुझे ईरान में इंटेलिजेंस ने रोक लिया था। वो एक पैनिक सिचुएशन थी कि आप ईरान में हैं और वो आपके साथ उन्होंने मुझसे 2 घंटे की इंटेरोगेशन भी की। 2 घंटे। अगर कोई कंट्री मैं बार बार जाना चाहूँगा, टर्की। वो टर्की है। ये जो अल्लाह ताला ने हमें रेटिना दिया है ना आंखों का, ये आप जो सा मर्जी मेगा पिक्सल का कैमरा ले आए, जो आप वहाँ पे खड़े होके जो महसूस कर सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, वो ये कैमराज में नहीं आ सकता। ये कैमराज जस्टिफाई ही नहीं करते वो मोमेंट्स जो वहाँ के हॉट बलून्स हैं, वो जस्टिफाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको वहाँ जाके जो महसूस हो रहा होता है, जो आप देख रहे होते हैं ना, मैं वो जो कैमरे में मैंने कैप्चर किया, मैं आके देखे, मैंने कहा ये तो वो है ही नहीं जो मैं देख के आया हूँ, क्योंकि बिल आखिर कैमरा ही है ना। आज इस पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत सिटी कौन सी है? हर सिटी, ये आप किसी को नेम नेचर नहीं वाइज। नहीं कर नहीं सकते किसी, फिर दूसरे के साथ जाती हो। अब हम जर्मनी में से गुजर रहे थे, वहाँ पे हमें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके जो विंडोज़ हैं वो ब्लैक हैं। तो जर्मनी में ये अलाउड नहीं है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है नहीं और आप चले सैर करने और वो भी पाकिस्तान तक। अगर आप जाते हैं ना बल्गारिया क्योंकि रास्ते में आता है, तो बल्गारिया में वो आपके पास अगर लॉग बुक नहीं है तो आपको एंट्री नहीं देगा। कभी ठहराव था उस वक्त वो बलोची भाई का, वो ये देख लें कि जी कि जब वो खाना खाने लगते थे, मेरी हालांकि कोशिश होती कि मैं उनको ना ही तंग करूं ये वो, लेकिन उन्होंने मेरे दरवाज़ा खटखटाना कि इमरान भाई आ जाओ, खाना पे हमारे साथ खाना है आपने, रात का खाना। तो कहते थे भाई आप बाहर से ना लिया करो। बलूचिस्तान के बारे में एक कॉन्सेप्ट था ना, वो मेरा टोटली चेंज हो गया। जब लाहौर एंटर हुए तो कैसी फीलिंग थी? लाहौर एंट्री की तो एक अलग ही फीलिंग थी कि भाई कि आप अपनी वो वाली गाड़ी चला रहे हैं जो आप इंग्लैंड में चलाते हैं, एंड यू आर ड्राइविंग इन लाहौर। ये सोच, मैं ये कहता हूँ कि जो भी ये ट्रैवल करना चाहता है करे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, मज़ा बहुत ज़बरदस्त आएगा। लेकिन इसमें वो बंदा ट्रैवल ना करे जिसको। मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है, आपने इसको फर्स्ट टाइम प्लान कब किया था? और उस प्लानिंग में आपकी ये शामिल था कि मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए साथ, कि डेंजरस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है? तो कब प्लानिंग की थी आपने स्टार्ट? प्लानिंग मैंने इसकी स्टार्ट की थी जी 2023 में। जो सीरियस प्लानिंग थी कि अब मैंने जाना है। ठीक है। उसके लिए फिर मैंने इन्फॉर्मेशन लेने ज़्यादा शुरू कर दी थी हर जगह से, क्योंकि पहले मैं इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहा था। ऑनलाइन अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन? ऑनलाइन अवेलेबल यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो मैं फिर इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू की, तो फिर जो, क्योंकि जिस वक्त आप इन्फॉर्मेशन ले नहीं ना रहे, उस वक्त आप प्लान ही कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन उन सीरियस नोट्स के अब मैंने निकलना है, तो 2023। सेकेंडली आपने पूछा कि जी कि मेरे साथ कोई दोस्त होने चाहिए। सबसे पहले मैंने अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी इस तरह मेरा प्लान है। तो जिस वक्त उनको प्लान बोलते थे ना कि इस तरह हमें इधर जाना है और वापस भी आना है, तो वो समझ लें कि वो डर जाते थे, सख्ती में आ जाते थे कि भाई हम नहीं जा सकते। तो जिस वक्त फिर मैंने कहा कि अगर चलो किसी ने जाना ही नहीं है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो मैंने कहा फिर ये शौक़ पूरा करने के लिए अकेला ही निकलना पड़ेगा। और 1-2 लोग थे ऑनलाइन जिन्होंने मुझे कहा कि जी हम चलते हैं, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं। लेकिन जब आप प्लानिंग कर रहे थे तो आपकी प्लानिंग में सोलो ट्रिप ही था? आपकी ख्वाहिश थी लेकिन वो नहीं आए? सोलो मुझे अल्टीमेटली पता था मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने फैमिली के साथ ये किया कि भाई कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि हमारा प्लान था टर्की को एक्सप्लोर करने का। तो टर्की वो मेरे साथ गए, टर्की तक। और ये बहुत ज़्यादा मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, बच्चों को भी, कि यहाँ से टर्की का रास्ता तकरीबन आधा है पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे आधा रास्ता गुजरवा दिया कि फिर मैं आगे गया। तो उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने मेरे साथ आधा रास्ता जो है वो कवर कर लिया। ऑब्वियसली जो प्लान बनाते हैं और एक्चुअल डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। तो अब हम आपकी प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग में कितना टाइम लगा, उसमें आपने क्या क्या कैलकुलेट किया, कितने दिन लगेंगे और कितना खर्चा आया होगा? ये प्लानिंग
में क्या था? मैंने बेसिकली प्लान ये सारा जो वर्कआउट किया था वो वर्कआउट किया 2024 में, जब जस्ट बिफोर लीविंग। ठीक है, तो वो मैंने सारा जो वर्कआउट कर लिया था वो मैंने तकरीबन कर लिया था 2 मंथ्स के अंदर। 2 मंथ्स के अंदर सारा हो गया। सारा कुछ कर लिया जो पेपर वर्क आपको चाहिए होता है। मेनली आपको जो कार्नेट चाहिए होता है, जो मेन जैसे गाड़ी का पासपोर्ट है बेसिकली। कार्नेट गाड़ी के पासपोर्ट को कहते हैं? पासपोर्ट मैंने आसान लफ्ज़ों में बोला ठीक है, उसकी कार्नेट ओके। से, क्योंकि फिर ईरान में और फिर पाकिस्तान में आपको कस्टम नहीं देना पड़ता। ओके। तो यहाँ से आप टर्की तक तो चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो वहाँ का जो कस्टम है वो आप जाहिर बात है वो कहेंगे ये गाड़ी इधर आ रही है, कस्टम आपने देना है। तो वो कस्टम फ्री होने के लिए कार्नेट डिपॉजिट जो है वो लेना पड़ता है। तो वो मुझे तकरीबन 1 से 2 महीने में मिल गया था। अच्छा, उस पर टाइम लग गया काफ़ी? वहाँ पे 4 वीक्स का प्रोसेस है, लेकिन आप ज़्यादा पे करके वो जल्दी भी करवा सकते हैं। अच्छा, जी। अब प्लान में स्टार्ट करते हैं। प्लान में क्या क्या शामिल था? कितनी कंट्रीज थी टोटल? कितने दिन का सफ़र था और कितना खर्चा था? वो प्लान मेरा ना कभी भी पूरा नहीं होता। प्लान्ड नहीं होता क्योंकि अगर कोई ये कहे ना कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस जा रहा हूँ, देखें आप लंदन से बर्मिंघम जा सकते हैं, आपको पता है मैं इतने घंटे में पहुँच जाऊँगा, मैंने उधर 1 दिन रहना है, मुझे ये होटल चाहिए और मैं वापस आ जाऊँगा। जिस वक्त आपका प्लान है अराउंड 8 to 9,000 किलोमीटर करने का, तो वो प्लान हमेशा ओपन होते हैं कि आपको ये नहीं अंदाज, आपको ये डायरेक्शन तो आपको पता होती है कि मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपने कौन से सिटी में स्टे करना है। ओके। आपको एक आइडिया ज़रूर होता है कि अगर इस सिटी तक मैं पहुँच गया तो इधर रहूँगा, नहीं तो मैं अगले सिटी चले जाऊँगा। मगरिब का टाइम हो गया है या ज़्यादा लेट नाइट हो गया है, तो ये डिपेंड करता है कि मगरिब के टाइम मैं हमेशा चूज़ कर लेता था कि मैंने अब अगले सिटी में जाना है या मैंने इसी सिटी में, क्योंकि उसके पीछे रीज़न्स हैं। क्योंकि आपको जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, खुसूसन विद फैमिली जो टर्की तक गई, तो आपको ये नहीं पता होता कि बच्चों ने कितना टाइम लगाना है सर्विसेज के ऊपर, खाने के ऊपर, सारी चीज़ें मैनेज करना। उनकी भी हिम्मत है, इतनी लॉन्ग जर्नी मेरे साथ उन्होंने की। और सबसे ज़्यादा होता है कि ट्रैफिक भी आप गूगल से कई दफ़ा एक अंदाज़ा कर लेते हैं, लेकिन जो आपको जो डिलेज आते हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो बल्गारिया के बॉर्डर के ऊपर, सर्बिया के बॉर्डर के ऊपर और टर्की के बॉर्डर के ऊपर, ईरान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। ये ऐसे बॉर्डर हैं जिनके ऊपर आप टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको आपने बॉर्डर क्रॉस भी करना है और अगली किस सिटी में जाना है। ये आपको जाने से पहले ही आइडिया था कि ये बॉर्डर पे ऐसे होता है? मुझे आइडिया था, मैंने यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखी थी कि वहाँ पे रश होता है। अच्छा। तो लेकिन वो प्लान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बॉर्डर पे कितने घंटे लगेंगे। आप ऑन एवरेज समझ लें कि वहाँ पे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ओके। तो आप प्लान ही नहीं कर सकते। आप देखें ना, आप कहीं पे आपने बुकिंग करवा ली, तो अब आप आगे आपका प्लान है उधर तक पहुँचने का, लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं पाए। वहाँ पे आप फिर रात के 3-4 बजे ही पहुँचेंगे। तो आप बेहतर यही है, जो भी जाना चाहता है या जिसके जहन में ये प्लान है, वो अपना प्लान ओपन रखे। मतलब होटल वगैरह की बुकिंग, खाना, रेस्टोरेंट वगैरह ना चूज करे, उसको ओपन रखे। उसको ओपन रखे। ओके। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उधर से जाके होटल बुक कर सकते हैं। मेरी फेवरेट booking.com है। वहाँ पे आपको लास्ट टाइम पे भी मिल जाता है, उसमें कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। और कई दफ़ा लास्ट टाइम में डिस्काउंट लगा होता है। ओह यस। चलें, अब आपके साथ हम चलते हैं पाकिस्तान। आप मुझे बताएं, जब आपका प्लान रेडी हुआ है तो उसके प्लान में क्या क्या डिटेल्स हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं और कितने दिन का प्लान है और ख़र्चा कितना है? ठीक है, इधर से जाने की बात करते हैं, यूके से पाकिस्तान, क्योंकि फैमिली साथ थी। हाँ। हमारा प्लान था, यहाँ से हम निकले, हमने डोवर से फेरी ली, फेरी लेके हम फ्रांस पहुँचे। फ्रांस से फिर हम बेल्जियम गए। ठीक है। बेल्जियम से फिर हम हॉलैंड गए, छोटा सा पार्ट था हॉलैंड का। ठीक है। नीदरलैंड, उसके बाद फिर हमने जर्मनी में 4 कंट्रीज। ठीक है, फिर जर्मनी में चले गए। जर्मनी से फिर हम ऑस्ट्रिया गए। 5। अब यहाँ पे हमारा प्लान ओपन हो गया। यहाँ तक तो हमें पता था, ये हमारा वे था। ओके। यहाँ पे अब हमारा प्लान था कि हमने ऑस्ट्रिया से हंगरी जाना है। यही मैं अगेन कह रहा हूँ कि प्लान हमेशा जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो प्लान नहीं होते, प्लान चेंज होते रहते हैं विद सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम चले गए,
हमने प्लान किया कि भाई कि यहाँ से हंगरी जाने की बजाय हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ना, तो हम इसका ऑस्ट्रिया का बड़ा ही वेल नोन एक पास है, हमने कहा वहाँ से ग्रोसलॉकनर पास है उसका नाम है, हमने कहा कि हमें शॉर्ट तो हंगरी की तरफ से पड़ा, चलें फिर हम अब चलते हैं ऑस्ट्रिया का वो पास देखते हैं, फिर उधर से हमें हंगरी नहीं जाना पड़ा, फिर हमने वहाँ से फिर हम स्लोवेनिया चले गए, स्लोवेनिया से फिर हम आगे क्रोशिया चले गए, क्रोशिया से फिर हम सर्बिया गए, सर्बिया से बल्गारिया, बल्गारिया से टर्की, टर्की से फिर ईरान एंड देन पाकिस्तान। ईरान से पाकिस्तान 12-13 घंटे। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन में एक चीज़ मिस कर गया, आपने कहा कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट हर बंदे के ऊपर डिफरेंट डिपेंड लेकिन एक लेट्स से इसको हम एक सिनेरियो डाल देते हैं, मैं अकेला बंदा जाता हूँ और मेरे पास गाड़ी है जो आपके पास है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पहुँचूँ जितना क्विक हो सकता है, मेरा कितना खर्चा आएगा ऑन एस्टिमेट? और मैं एक 3 आउट ऑफ 5 स्टार मैं सर्विस रखना ऑन एवरेज 60 पाउंड से 80 पाउंड्स पर नाइट रख लें। ठीक है, क्योंकि आप सिंगल हैं, आपको एक रूम चाहिए होगा, ठीक है। 40 से भी स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस सिटी में रह रहे हैं। अगर उसमें आपने कम खर्चा करना है तो जो बहुत बड़े सिटीज़ हैं उनमें ना रहे, उन्हीं की 10-15 मिनट की ड्राइव के साथ एक छोटा सा कोई विलेज होगा, उसमें आपको एक रूम मिल जाएगा, वो उससे बहुत चीपर पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप उस तरह अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। 40 पाउंड से लेके 60-80 पाउंड आपका पर डे पर नाइट होगा। और पेट्रोल का ख़र्चा जो होगा वो होगा जी आपका अराउंड 800 to 900 पाउंड्स टोटल, सिर्फ जाने का, मतलब जाने का टोटल यहाँ से तकरीबन। कौन सी गाड़ी पे बता रहे हैं आप? 2 लीटर डीजल। 2 लीटर डीजल पे। अच्छा, और खाने पीने का वो जितना खाने का तो आपने जितना। और कितना डेज़ का हॉलीडेज़ लें हम जाने के लिए? ये अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो यू आर लुकिंग अराउंड 12 to 13 डेज। नॉट बैड बट लेकिन इसमें मैं वापस पे मैं क्योंकि सोलो आया हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया हुआ है। आई वॉज कवरिंग अराउंड 800-900 किलोमीटर्स डेली। ओके, फिर मैं इधर 13वें दिन पहुँचा। अच्छा, जाने से पहले अब आप कल निकल रहे हैं, रात को सोते वक्त क्या क्या डर तो आया होगा उस टाइम आपको, ये मैं क्या करने लगा हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या डर था आपका? कई दफ़ा जहन में आता है कि मैं करूँ या ना करूँ, मुझे जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर फैमिली को अगर बता दिया कि मैं आ रहा हूँ और आधे रास्ते से डर के आप वापस आ गए, हिम्मत ना पड़ी, तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी। वो डर जरा बताएं कि क्या क्या डर होते हैं जब आप क्योंकि अभी तो हम दूर से देख रहे हैं ना, जब पास जाते हैं तो डर क्या लगते हैं, क्या क्या डर हो सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मैं ना ड्राइविंग को एंजॉय करता हूँ। ओके। फेलियर का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम ही एहसास होता है कि मैं जो करना चाहता हूँ ना, हाँ जी। तो लेकिन जो कभी कभी ज़रूर एक इंसान होने के नाते है कि भाई मैं आधे रास्ते से तो नहीं वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो जो मेरा फियर है नाकाम होने का, और वो जो मेरी इंजॉयमेंट का या मेरा जो एक यकीन है कि जो मैं कहता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो करके हमेशा करता हूँ और वो पूरा करता हूँ, वो बेसिकली हावी आ जाता है, वो फियर के ऊपर हावी आ जाता है कि भाई कि मैं जो सोचता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अचीव करता हूँ। तो जब वो हावी आ जाता है तो फिर मैं मुझे सिर्फ हमेशा एक ही फियर रहा है, वो है अनसीन फियर कि आप अकेले हैं, क्योंकि इसमें कई जगह डेजर्ट्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, ना आगे कोई ना पीछे कोई, मीलों मील आप अकेले हैं और आपकी गाड़ी हो जाए ख़राब। सिर्फ इसके अलावा पंक्चर वगैरह नहीं है जहन में कि मैकेनिकली फॉल्ट आ जाए, क्योंकि वो गाड़ी है। ये सबसे ज़्यादा मुझे फेयर था कि बस अल्लाह ताला से यही दुआ होती थी हर रोज़ कि या अल्लाह मुझे खैर खैरियत से ना अपनी जगह पे पहुंचा देना। तो बाकी फियर जिस वक्त आप ट्रैवल को एंजॉय करके कर रहे होते हैं ना, तो वो फियर नहीं होता, वो बेसिकली आपकी एक्साइटमेंट होती है नई जगह देखने की। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आप अकेले बोर नहीं हो रहे होते? नहीं, मुझे साइट सीइंग का मज़ा आता है। आपके अंदर भी तो एक डायलॉग चल रहा होता है ना, वो डायलॉग क्या चल रहा होता है? लेट से आप फर्स्ट टाइम की नई कंट्री में गए हैं, तो अंदर क्या बातचीत चल रही होती है अपने आप के साथ? अपने साथ ये चल रहा होता है कि परेशानियाँ याद आ रही होती हैं, या ये परेशानियाँ इधर क्या हुआ होगा इस दौर में?
हाँ, ये वो कैसे अगर तरक्की कर हिस्टोरिकल गए हैं? वो अगर कोई हिस्टोरिकल सीन मैं देखूँ या टाउन देखूँ तो मैं बैक टू दैट टाइम चले जाता हूँ, ठीक है। लेकिन जो वैसे आप सिटीज़ की बात कर रहे हैं, कहीं भी नई सिटीज़ पे जाता है ना बंदा, तो हाँ, अगर हिस्टोरिकल मेरे है, दिमाग में ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा चीज़ों को चेक कर रहा होता हूँ। मुझे कहीं सिटी में एंटर होऊंगा ना, तो मैं इन्जॉय नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार वो होटल मिल जाए, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ, मेरा वीज़ा सब कुछ हो, मैं इन चीज़ों में चल रहा होता हूँ। मैं वैसे इन्जॉय नहीं कर पा रहा होता। हाँ, नहीं मुझे इस तरह के ऐसा का नहीं नहीं था होता आपका? मुझे। मैं रिलैक्स ही रहता हूँ उसमें कि जो होगी होटल, देखी जाएगी। हाँ, कोई मसला नहीं है, अच्छा। एनीथिंग, क्योंकि होटल मिल जाएगा, इसमें क्या है। होटल 24 घंटे मिल जाते हैं। लेकिन जो उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मैं कई दफ़ा वहाँ पे हम सिटीज़ को पहले देख लेते थे कई जगह है। पे, और फिर होटल का हम बाद में कर रहे होते थे। अच्छा, आप सेम डे जाते थे, उसको सिटी को ट्रैवल करते थे और रात को? नहीं, जिस वक्त हम फैमिली के साथ जा रहा था तो मेरी ये प्रायोरिटी थी कि हम जब सुबह उठें हम्म, तो ये प्लान मैं ऐसे करता था कि हम उठ के जो एक टारगेट है कि हमने ये जगह देखनी है। ये जगह देखनी है, वो हम देख के 3-4 बजे हम फिर वहाँ से आगे निकलते थे। क्योंकि जो बाद में फिर जो ट्रैवल करना है वो तो फिर ट्रैवल करना है ना। लेकिन अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं लंदन से या पाकिस्तान से इधर वापस आ रहे हैं, मेरे नज़दीक कोई पॉइंट नहीं है अगर आप सिर्फ रोड के ऊपर हैं और आप साइट सीन नहीं कर रहे, आप सिटीज़ में नहीं जा रहे। मेरे ख्याल में फिर ना ही करें तो बेहतर है। और खाने पीने का, वॉशरूम का, और तबीयत ख़राब होने का, सर दर्द होने का या बुखार हो जाने का, उसका आपने सोचा हुआ था बैकअप? अब नहीं। आप कहीं आ गए हैं, आपका दिल कर रहा है मैं शावर लूँ, या आपने वॉशरूम जाना है, क्या करते हैं उन चीज़ों का बैकअप था, क्या था क्या ट्रैवल के दौरान ट्रैवल के दौरान? सर्विसेज सर्विसेज मतलब सर्विसेज ईजी है बच्चे सब भी कुछ, यहाँ रहते से हैं। जाना नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है, प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि सर्विसेज में ज़्यादातर बच्चे मुझे कहते थे कि रोकना है, लेग स्ट्रेच करनी है, उनका बहाना होता था, लेकिन असल में तो वो कुछ खाना पीना चाहते थे हर सर्विसेज से। फिर उसी में वो फिर वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लिया। फिर जिस वक्त हम जहाँ पे हमने स्टे करना होता था तो फिर वहाँ पे हमने जहाँ पे हमने होटल वगैरह लिए थे वो यूज़ हो जाता था। तो एज सच ये तो कोई इशू नहीं होता। और इस सफ़र के दौरान आप अपने बारे में सीखते हैं कि मैं एज अ पर्सन हूँ, मुझे ये नहीं पता था मेरे में ये भी है? नहीं, सफ़र इट्सेल्फ आपको बहुत कुछ सिखाता बहुत है, कुछ सिखाता है। बहुत कुछ सिखाता है। आपकी वीकनेसेस और ये भी अच्छा। सिखाता है, और जहाँ पे आप मजबूत रहें वो भी सिखाता है। कुछ अनदेखी जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उनसे डील हैंडल कैसे करना करना, फिर अपने आप के ऊपर आपने काबू रखना है, पैनिक नहीं होना। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ना, जिस तरह मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इस सफ़र में, तो सबसे पहला होता है कि आपने उधर पैनिक नहीं होना, और ये अल्लाह ताला का करम है, इंसान के तो कुछ बस में नहीं सिचुएशन है। बताइएगा। सिचुएशन मेरी Panic जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने फॉर द टाइम बीइंग तंग किया वो ये थी कि जिसमें मैं पाकिस्तान से लंदन आ रहा था। आप इमेजिन कीजिएगा अब मेरी जगह बैठ के कि मैं लाहौर से चला हूँ, लाहौर की मोटरवे के ऊपर गाड़ी ने कदम रखा है विद इन 1 या 2 मिनट्स मोटरवे के ऊपर, और मेरा अभी सफ़र है 8 से 9 हज़ार किलोमीटर का। मैंने लंदन आना है बाय रोड। तो जैसे मेरी गाड़ी मोटरवे के ऊपर आई तो गाड़ी में इंजन लाइट शो होने लग पड़ी। अब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, अब आप खुद बताएं कि जिस वक्त इंजन लाइट शो हो और आपका सफ़र इतना रहता हो, आप कहेंगे कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो वो उस वक्त जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो फिर अपनी पीक पे चले जाता है। लेकिन उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, मैं पैनिक नहीं हुआ। फिर सिचुएशन से मैंने उस तरह डील किया। तो एक तो ये सिचुएशन थी कि जिस वक्त इंजन लाइट आई, और क्योंकि इंजन लाइट मेन चीज़ है गाड़ी की, उसके आपको तो डर लगा रहेगा कभी भी बंद हो सकती है। जी ऐसे ही है कि इसमें ख़राबी क्या है। खराबी क्या है? तो लेकिन वो फिर लेटर ऑन फाइंड हुआ कि वो असल में जो ईरान का हम तेल डालते हैं वो इतने क्वालिटी का नहीं होता, तो ये फिर फॉल्स अलार्म आ रहा होता है या DPF जो है वो ब्लॉक होता है। खैर एनीवे वो फिर मैंने जाके टर्की तक चला गया था। मैं वापस मैं फिर भी नहीं आया, मैंने कहा जाने देते हैं। फिर टर्की से मैंने फिर उसका अच्छा, ये मोटरवे पे चढ़ते साथ ही हो गया? बिल्कुल साथ ही उससे हो गया। पहले गाड़ी चेक करवाई थी आपने? जी बिल्कुल, मैं जब भी जाता हूँ गाड़ी चेक करवाता हूँ।
और सफ़र से पहले हमेशा मैं गाड़ी चेकअप करवाता हूँ, और मैं वहाँ से लैंड रोवर के मैंने डीलर से ही गाड़ी चेक करवाई थी एवरीथिंग। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, मुझे ईरान में इंटेलिजेंस ने रोक लिया था। वो एक पैनिक सिचुएशन थी कि आप ईरान में हैं और वो आपके साथ उन्होंने मुझसे 2 घंटे की इंटेरोगेशन भी की। 2 घंटे की? जी, मुझे ले गए थे। तो कभी आप मेरी व्लॉग्स देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो वो आप दिखाते हैं? वो नहीं मैंने शो किया, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है, वो नहीं, मेरा इंटेरोगेशन मतलब उस जो हुआ वाकया वो वो सारा मैंने बताया है। ठीक है। तो बेसिकली मैं उनके कसूर मेरा भी था। मैं उनके कोई ऐसी जगह थी, मिलिट्री रेजिडेंस थी शायद, वहाँ पे, और मेरी गाड़ी में 2 कैमरे लगे होते हैं, एक सामने और एक जो मुझे कवर कर रहा होता है। तो वो एक मेरे लिए प्रॉब्लम था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे तो मैं गिनता नहीं हूँ। वो बेशुमार होते हैं कि ये चीज़ नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही, तो वो मैं काउंट नहीं करता। अच्छा, क्विकली ना हम आपका पूरा सफ़र ना समरी में डिफ़ाइन करते हैं। आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा कंट्री का? कोई अनएक्सपेक्टेड, अब यहाँ से पहली कंट्री कौन सी गए आप? लंदन से फ्रांस। फ्रांस पहले भी जाते रहे हैं आप जी। तो उसमें कुछ नया नहीं था आपके लिए? देखिए, ये सारा जो यूरोप है ना, हाँ, ये एक जैसा ही है। ये समझ लें सारा एक जैसा है। हाँ। ठीक है। जो मुझे सबसे पहले जो जो जिस कंट्री का हम जिक्र करेंगे वो हम करेंगे टर्की का। टर्की फर्स्ट टाइम गए थे आप? टर्की मेरा फर्स्ट टाइम था। ओके। तो टर्की और यूरोप में बहुत फ़र्क है। अच्छा। फिर ईरान में मज़ा आया, फिर पाकिस्तान में इटसेल्फ मज़ा आया। यूरोप में खाने पीने का क्या किया आपने? क्योंकि खाने कुछ पीने दिन बाद का तो आप बता रहे हैं फूडी हैं, कुछ दिन बाद तो कढ़ाई याद आने लग जाती है। जी, लेकिन हम ना, मेरे बच्चे ये कढ़ाई वगैरह के नहीं शौकीन खाते। नहीं हैं। अच्छा। तो फिर हम ये कोशिश करते थे कि कोई कबाब शॉप हम ढूंढ लें। हाँ। जो टर्किश कबाब शॉप हर जगह ही होती है। हाँ। तो वहाँ से फिर बच्चों को बर्गर्स वगैरह मिल गए, या कोई टर्किश खाना वगैरह हम खा लेते थे। ये तो ऑन द इसलिए गो ही था या आपने कुछ थोड़ा बहुत प्लान किया हुआ था कि ये यहाँ से कबाब मिल जाएगा? नहीं, हलाल जिस वगैरह? वक्त होता था कि भाई इस वक्त हम लंच कर लें, तो फिर सबसे पहले हम आप सर्च गूगल कर पे लेते सर्च थे कर हलाल फूड नियर मी। हाँ। तो वहाँ पे फिर रिव्यूज़ वगैरह देख लेते थे, जिसके रिव्यूज़ अच्छे उधर चले पूरे जाते। यूरोप में आपने देसी खाना नहीं खाया? नहीं, कहीं पे भी नहीं कितने खाया। दिन रहे आप टर्की से पहले? यहाँ से टर्की जाने तक कितने दिन यूरोप में रहे आप? यूरोप में हमारा फर्स्ट स्टे हुआ था जर्मनी में। पहला फर्स्ट? स्टे अच्छा, हमने पूरा फ्रांस आपने एक गो में कर दिया? फ्रांस, बेल्जियम क्रॉस करते हुए, हॉलैंड का छोटा सा पार्ट है, करते हुए बेल्जियम एक में। दिन में क्रॉस हुआ है? जी। ओके। और फिर जर्मनी से जो अगला दिन था वो हमारा, वो हम ऑस्ट्रिया। इन सारी तीनों कंट्रीज में कुछ कुछ है ऐसा जो कि बड़ा वर्थवाइल था आपके लिए कि यार ये खूबसूरत है, ग्रीन है। खूबसूरत, सब एक जैसी लग रहे हैं आपको? लग रहा है यूरोप कि पूरा कंट्री में जा एक रहा ही हूँ? है, यूरोप अच्छा, सारा एक ही। अच्छा। और पहला दिन आपका जर्मनी में स्टे किया है? पहला दिन जर्मनी में, फिर ऑस्ट्रिया में। जर्मनी में आप लोगों से मिलते भी रहे हैं, बातचीत भी की है आपने? जी, ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे अब कहीं हाँ। खाना पे चले गए। हाँ। मुझे याद है कि उधर हम बहुत लेट पहुंचे थे, रात के 1-2 बज गए थे। हाँ। तो जहाँ से हमने वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बहुत ही वो लोग फ्रेंडली थे। अच्छा। पाकिस्तानी थे। फ्री की पानी की बोतल्स उन्होंने हमारी गाड़ी में रखवा दी किस जब सिटी उनको में? पता चले। जर्मनी का वो सिटी अब इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। जिस सिटी में थे, तो नोरमबर्ग था था। कोई? नोरमबर्ग था शायद, या अच्छा। पता नहीं। नहीं, मेन सिटी था। अच्छा। तो वो मुझे अब इस वक्त जहन में नहीं उन्होंने आ पानी रहा। शानी आपको रख दिया कि और रख आपके लिए दिया सफर उन्होंने, इजी कहा रहे? जी कि आप इधर से इधर। वैसे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, हाँ। वो जर्मनी नहीं था। वो जो मैं पिज़्ज़े की बात कर रहा हूँ, असल में वो गई इतनी जगह होते हैं ना, वो हाँ, सारा हाँ, मिक्सअप हाँ, हुआ होता है। वो असल में ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया था। और उन्होंने जहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया था, तो उन्होंने फिर फ्री हमें वो पहला रख स्टे रहे आपका थे। ऑस्ट्रिया में था? पहला जर्मनी में था। पहला जर्मनी था, दूसरा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में था। इस पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत सिटी कौन सी है? हर सिटी, ये आप किसी को नेम नहीं नेचर कर वाइज? सकते। नहीं, आप कर नहीं सकते किसी, फिर दूसरे के साथ ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, लंदन हर से खूबसूरत सिटी है? नहीं, लंदन इटसेल्फ खूबसूरत है। देखिए, कंपैरिजन नहीं आप करना मैं चाहते? किसी के साथ भी हाँ। कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि फिर जो दूसरा है उसका वो भी इटसेल्फ खूबसूरत है।
तो हम उसको नंबरिंग मेरे लिए Numbering करना नहीं बहुत करें। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे खूबसूरत ही नज़र आता आप है। उस जगह की चीज़ को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैंने जर्मनी में बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन था, वहाँ पे भी हम गए। तो वो है मेरा ख्याल नूरमबर्ग। ओके। तो वहाँ पे क्योंकि इस वक्त सारे वो सिटीज़ जो एक, क्योंकि इतना एक ही लग ट्रैवल रहा किया है। होता है ना, तो वो फिर सारे आगे पीछे हुए होते हैं अगर रिवाइज ना करें ना कि कहाँ कहाँ आप गए थे। तो मेरी यही कोशिश होती थी कि हम वहाँ के सिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर लें और हमारा ट्रैवल टाइम भी बन जाए और हम अपनी जगह पे पहुँच भी जाएँ। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, विदाउट प्लानिंग वो नहीं हो सकता। अच्छा, पहला स्टॉप आपका जर्मनी, फिर नेक्स्ट स्टॉप आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, वो कितनी देर में लगा? एक दिन में? अगले दिन हम ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया में कितने दिन रुके आप? 1 नाइट। 1 नाइट। तो वहाँ मतलब इतने सोशलाइज नहीं कर सके आप? वहीं पे वो पिज़्ज़ा वाले से बात हुई थी। अच्छा। मतलब सोशलाइज़ आप वहीं करेंगे जहाँ पे आपने खाना लेना है, या कहीं बैठे हैं तो उधर बातें कर ली लोगों के साथ। एयरबीएनबी में स्पेशली होता है, ज़रा आप उनसे बात कर सकें। जी, क्योंकि फैमिली के साथ होते थे तो उसमें हम ज़्यादातर ज़्यादा लोगों से बात नहीं। सोशल आप हमेशा बाहर किसी रेस्टोरेंट में होंगे, किसी लोगों के साथ, या कहीं आप सैर कर रहे हैं वहाँ पे होंगे। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे ऑस्ट्रिया, हमने एक्सप्लोर किया। उसका जो पास था ग्रोसलॉकनर, वो बड़ा प्यारा पास है। फिर उधर से होते हुए फिर हम एंटर हो गए थे स्लोवेनिया में, स्लोवेनिया में। जिसको पहले हम यूगोस्लाविया कहते थे, अगर आप ओके याद हो। ओके। ये कुछ कंट्रीज ये मिलके थर्ड थे। स्टे आपका? जी, ये थर्ड था। ये भी पर 1 नाइट किया क्योंकि हमारा टारगेट टर्की था। टर्की था, ठीक है। तो हम बीच में इसको हम एक्सप्लोर भी करते जा रहे थे, और वहाँ पे फिर स्लोवेनिया के बाद फिर हमने क्रोशिया पूरा किया। एक दिन में Fourth क्रॉस कर day, लिया, fourth day। और फिर हम सर्बिया के लास्ट सिटी में स्टे किया बिफोर एंटरिंग टर्की। अच्छा, और फिर 5th डे आप टर्की पहुंचे? जी, किस इसमें city हमने में? क्रोशिया और बुल्गारिया हाँ। दोनों क्रॉस कर लिए थे हमने। 4th नाइट, जी, 4। ठीक है। और फिर 5th पे आप गए टर्की, कौन सी सिटी में? फिर हम क्योंकि टर्की जो आप बता रहे हैं सर्बिया, आपने ट्रैवल आपने एक्सप्लोर काफ़ी किया है। हाँ, मेन टारगेट वो था हमारा। ऑस्ट्रिया से हम गए थे स्लोवेनिया में एंटर हुए थे। स्लोवेनिया से फिर हम क्रोशिया, क्रोशिया से फिर हम सर्बिया, और सर्बिया से हम पे पूरा बुल्गारिया क्रॉस करके हम टर्की में एंटर हो गए थे 5वें छठे दिन। टर्की कितने दिन का प्लान था आपका स्टे का? 10 डेज़ का हमने किया था। 10 प्लान कोई नहीं days था, का। हमने उसको उधर पहुंच के ही प्लान किया था। टर्की कैसा लगा आपको? टर्की माय प्लस फेवरेट माइनस कंट्री। फूड, अगर कोई कंट्री मैं बार बार जाना चाहूँगा, टर्की। वो टर्की है। उसकी क्या वजह? उधर के लोग वो तो फ्रेंडली अच्छा। बहुत है। फिर वहाँ का फूड, क्योंकि मैं फूडी हूँ। वो नमक मिर्च डालते ही नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है टर्किश अच्छा। फूड, बहुत ज़बरदस्त। तो उधर का फूड, पीपल, और वहाँ की जगह इटसेल्फ बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत मज़े की। कोई आप एक्सपीरियंस बताएं अपना, किसी लोगों के साथ हुआ हो लोकल टर्किश? जी, कई दफ़ा होता था। वो बात समझते हैं, क्योंकि मैं भी गया हूँ टर्की, तो वो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। नहीं, उधर मेरा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। टर्की में तो बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे एक जगह इस्तांबुल में एक फैमिली थी, वालिद साहब एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं उस साइड पे, बेटी इधर कर रही हैं। दोनों पाकिस्तानी हैं। बेटी को उर्दू बहुत कम आती है, इंग्लिश ज़्यादा आती है। बचपन से ही वो टर्की में रहे। टर्की आ गए। हाँ। तो फिर उधर के पाकिस्तान में स्कूल की बातें कि कौन सा स्कूल था, ये वो, तो सोशलाइजिंग में फिर वो आपके घंटे गुजर जाते हैं, पता भी पता नहीं नहीं चलता। चलता। टर्की में क्या क्या खाया आपने? टर्की में जी अदाना खाया, शीश खाया, बेती, फिर लाहमाचुन। अच्छा। टर्की में बहुत कुछ खाया। टर्की का खाना अच्छा है, मतलब टर्किश मुझे- यहाँ का तो बहुत अच्छा है। जी, टर्की में खाना मुझे 2 जगह से बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि इंग्लैंड में तो आपको पता ही है बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो सेम इसी तरह की मुझे सिर्फ 2 जगह पे मिली थी। अच्छा, वो किस सिटी में थे? एक इस्तांबुल में था, और एक ऑन वे बैक जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था, वो सिटी नहीं थी, वो मोटरवे थी, उसके ऊपर मुझे एक रेस्टोरेंट मिला था। वो भी बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट था। टर्किश खाना बड़ा ज़बरदस्त, कबाब वगैरह बड़ा ज़बरदस्त होते हैं। जी जी। तो टर्की में आप कितनी सिटीज़ घूमे? टर्की में हमने 3 से 4 नाइट स्टे किया था इस्तांबुल। इस्तांबुल, ओके। उसमें फिर हम ब्लू मॉस्क चले गए, फिर हम वो जो उनका रवायती बाज़ार है, स्पाइस बाज़ार, वहाँ चले गए, ग्रैंड बाज़ार चले गए। फिर जो हमने इंजॉय किया वो किया जी, हमने इस्तक्लाल स्ट्रीट
जो सारे जाते हैं, वो जो देखते हैं वो जो ट्रेन जा रही वगैरह होती हैं और सब कुछ जी। है, बहुत मॉडर्न है वो, इस्लामिक नाइट कंट्री लाइफ लगती नहीं है। नहीं, टर्की इस्लामिक कंट्री नहीं लगता, हाँ, तो वो यूरोपियन ही है। यूरोपियन है। बल्कि उसको आप ये कह लें कि अगर एशिया और यूरोप को अगर आप मिक्स करें मिक्स ना, करें तो वो बन जाएगा। वो गोटा अगर लगाएंगे तो बीच में से टर्की निकल आएगा। वो इस्लामिक फॉलो करते हैं, मतलब इस्लाम वगैरह? जी करते हैं, क्यों नहीं ये करते मस्जिदें तो काफ़ी हैं, अज़ान वगैरह भी जी, होती है। जी, क्योंकि हम किसी को Judge कह नहीं नहीं कर सकते। सकते कि वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत करते हैं। अच्छा, तो टर्की में आपने मैं- खूब एंजॉय किया, जी, 10 दिन रिलैक्स जी हो गए? 3 दिन यही वाला इस्तकलाल स्ट्रीट के साथ फिर वो टावर भी है वो लंबा वाला, जी, हाँ। तो वहाँ पे गलाटा टावर, तो ये सारे ही हमने 3-4 दिन में एक्सप्लोर किया। हाँ। कोई एक दिन कहीं चले जाते थे फिर, और फिर हम चले गए थे 2 नाइट्स के लिए, हम 2-3 नाइट्स के लिए हम चले गए कैपाडोपिया? कैपाडोशिया भी हम गए हैं, लेकिन वो बीचेस के वाले से जो मशहूर है, आपका हम इम्तिहान लेता हूँ, बताएं कौन से बीचेस के अंतालिया? अंतालिया बीचेस एंड रिजॉर्ट्स, मैं नहीं गया अंतालिया, मैं सिर्फ इस्तांबुल। वेरी नाइस प्लेस। लेकिन अंतालिया से भी हम आगे कोमर चले गए थे, अच्छा, वो हमें अंतालिया से भी ज़्यादा अच्छा लगा। सफ़र कई दफ़ा चैलेंजिंग भी बन जाता है, वो भी बताएं ना। कई दफ़ा आपको ना बेसिकली मूड नहीं होता ट्रैवल करने का। हाँ, देखिए अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अब डेली 800-900 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, फिर बंदे का जहन आता है यार थोड़ा सा रेस्ट करके जाते हैं, लेकिन एक टारगेट होता है नहीं मैंने इधर पहुंचना है, नहीं तो फिर ये तो बहुत लंबे सफ़र बन जाए। कई बार दिल नहीं कर रहा होता कि यार मैंने ट्रैवल नहीं करना, फिर करना पड़ता है आपको, तो वो फिर उस दिन के जो 1-2 घंटे होते हैं ना शुरू के, वो समझ लें वो वार्म अप होता है। वो फिर जब वो 1-आधा घंटा गुजर जाता है, फिर बंदा कहता है बस ठीक है भाई आप चल रहे हैं। तो वो कई दफ़ा ये सफ़र चैलेंजिंग भी बन जाता है काफ़ी। बहुत चैलेंजिंग है जी। ऊपर से। अच्छा, कैपाडोपिया पे थे हम। जी जी, कैपिडोशिया, कई लोग इसको कैपिडोकिया भी कहते हैं, कई कैपिडोशिया भी बोलते हैं। ये के से भी लिखा जाता है, सी से भी लिखा जाता है, कुछ ऐसे करके है। तो कैपिडोशिया कैपाडोपिया में उसके अलावा भी वो जो उनकी जो एयर बलून्स हैं, उनके अलावा भी कुछ है वहाँ पे, या बस जी वही जी है? बहुत कुछ है। अच्छा है। कैपिडोशिया इटसेल्फ जो है ना, वो जो उनके केव्स बने हुए हैं ना, हाँ, जो होटल विद स्टोन होटल, हाँ, वो आपको ले जाते हैं पीछे हिस्ट्री में ले History जाते हैं। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वहाँ पे एक लव वैली है, एक पिजन वैली है पिजन वैली। जी। अच्छा। फिर आप वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है। वो रोज़ वैली में ले जाते हैं, रेड वैली है वहाँ पे। फिर आप वो भी कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्वाड बाइक, अच्छा, उधर कैपाडोपिया में है। वो भी है। वहाँ पे आप आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरता है बलून्स के अलावा। और बलून्स की जहाँ तक बात है, उनका एक शहर है गोरमे, गोरा में। फिर एक शहर है उचिसर, ये कैपिडोशिया में ही है। उचिसर में कासल बहुत प्यारा है, जो जाए कासल लाजमी जाए। फिर बल्कि स्टे ही वहाँ कर ले, और गोरमे वैसे चले जाए, या गोरमे में भी स्टे कर सकता है। गोरमे इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत टाउन है, जो शाम में आपको वॉक करने का वहाँ मज़ा आता है ना, दैट इज़ अनबिलीवेबल। बताएं कैसी थी वॉक? बहुत ही ज़बरदस्त, वहाँ केव्स बने हुए हैं, फिर रेस्टोरेंट्स की जो बाहर वाली, अच्छा जो रेस्टोरेंट्स में जो बाहर सिटिंग नहीं होती, अब इधर सेंट्रल लंदन भी चले जाएँ, वो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी अच्छी लगती है। वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। चाय पीना का। आप वहाँ से कुछ भी पी लें, कॉफ़ी हो जाए या स्नैक्स ले लें, लेकिन वो जो सिटिंग इटसेल्फ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो वो गोरों में फुल ऑफ दैट था। अच्छा। और फिर वहाँ पे आप बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा इटसेल्फ गोर में बहुत। जहाँ तक हॉट बलून की बात है ना, यकीन माने मैं पहले वीडियोस में देखता रहा हूँ या सोशल मीडिया में देखता रहा हूँ, ये जो अल्लाह ताला ने हमें रेटिना दिया है ना आँखों का, ये आप जो सा मर्ज़ी मेगापिक्सल का कैमरा ले आए, जो आप वहाँ पे खड़े होके जो महसूस कर सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं ना, वो ये कैमराज में नहीं आ सकते। ये कैमराज जस्टिफाई ही नहीं करते वो मोमेंट्स जो वहाँ के वो जो रेड कह रहा हूँ हॉट बलून्स हैं, वो जस्टिफाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपको वहाँ जाके जो महसूस हो रहा होता है, जो आप देख रहे होते हैं ना, मैं वो जो कैमरे में मैंने कैप्चर किया, मैं आके देखे, मैंने कहा ये तो वो है ही नहीं जो मैं देख के आया हूँ, क्योंकि बिल आखिर कैमरा ही है ना। आज से 5 साल बाद इससे भी अच्छे कैमरे आ जाएंगे, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें जो कैमरा ये वाला दिया ना, आँख वाला रेटिना, ये अनबिलीवेबल है। तो वहाँ पर
जो मतलब वो कैपिडोशिया जो बैलून्स उड़ रहे हैं उसका जो मंजर वो है मंजर ही वो अलग कैमरे में नहीं आ सकता। है। वहाँ पे जो आपको फीलिंग्स होती है मगरिब के टाइम वो जो सनसेट हो रहा वो होता है। मगरिब के टाइम नहीं होता, वो सुबह के टाइम होता है। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा का वो है, एक हिसाब किताब से ये लेके जाते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ। आपको 4 बजे उठना पड़ता है हाँ। अगर आपने ये बलून से महसूस होना है तो फिर जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती जाती है वो दैट इज़ नॉट फिजिबल टू फ्लाई, तो कुछ ऐसा सिलसिला है, तो इसलिए ये बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको जाना पड़ता है। तो मस्त सी है जी कैपिडोशिया। उसके करीब 1-2 एयरपोर्ट भी हैं। हाँ। अगर किसी ने बाय एयर भी जाना है तो आप बाय एयर जा सकते हैं। 2 एयरपोर्ट हैं उसके करीब पड़ते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे इस्तांबुल से भी बहुत लोगों का फेवरेट कंट्री है। देखिए, जिस वक्त तक मैं टर्की नहीं गया था ना, हाँ। तो मैं टर्की को एक डिफरेंट एंगल से देखता था किस एंगल से देखते थे? कि बस ठीक है, बस सो होगा, हाँ। ठीक है, चले जाते हैं, विज़िट कर लेते हैं। लेकिन इटसेल्फ जब मैं गया हूँ वहाँ पे, टर्की ने मुझे हैरान कर दिया। अच्छा, टर्की वो वाहिद सिटी है जिसने पूरे सफ़र में हैरान किया। ऐसा वाहिद मुल्क, वाहिद मुल्क है। टर्की क्या क्या बहुत चीज़ों है। से हैरान हुए आप? एक तो उनका देखें, उनकी एक हिस्ट्री है, बाकी भी तो है यूरोप में। और वही ना, एक तो उनकी हिस्ट्री है, ठीक है। दूसरा उनका फूड है। मैं फूडी बंदा हूँ तो मुझे जहाँ का फूड अच्छा लगेगा मैं, और पीपल इटसेल्फ बहुत फ्रेंडली, बड़े हंसमुख हैं। हाँ। फिर और बहुत मौसम वगैरह, मौसम भी बहुत अच्छा है, बीचेस वगैरह भी बहुत अच्छी हैं। एवरीथिंग आपका टर्की में मिल जाता है। और चीप है, मतलब एज कम्पेयर टू यूके खाना नहीं, पीना cheap रहना नहीं है। चीप नहीं है इतना। नहीं। जो टूरिस्ट एरियाज हैं वो चीप नहीं है, ठीक है। आउटसाइड टूरिस्ट एरिया चीप है। ये हम कह सकते हैं कि लेट से आप कोई बिजी लाइफ से रिलैक्स होना चाह रहे हैं और आप सिर्फ टर्की जाएं और वापस रिलैक्स होके आ जाएंगे, जी बिल्कुल। ये वो है कंट्री। डिपेंड करता है कि आप सिटीज़ में रहना चाहते हैं, बीचेस पे जाना Beaches चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं वो सिर्फ रिजॉर्ट का मज़ा लेना चाहते हैं, उनके लिए अंतालिया और ये वाली साइड बेहतर है। और अगर कोई सिटी लाइफ को पसंद करता है तो वो इस्तांबुल जाएगा। और अगर कोई जैसे मैंने बताया केव्स हैं और गौरमे और ये कासल वगैरह, अगर कोई इस तरह की जगह पे जाना चाहता है तो वो इधर। लेकिन मेरा ख्याल है कि तीनों जगह पे अगर गए हैं तो आप तीनों जगह पे, बल्कि और भी बहुत सारी जगह जिस पे मैं नहीं गया, मेरा ख्याल है कि अगर आप एक दफ़ा गए हैं तो बार बार इंसान नहीं जाता, तो एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। तो टर्की तक अभी तक आपके साथ कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं हुई? जी हुई है, बट छोटी छोटी को मैं इतना काउंट नहीं करता। छोटी जैसे अब हम जर्मनी में से गुजर रहे थे तो वहाँ पे हमें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके जो विंडोज़ हैं वो ब्लैक हैं। तो जर्मनी में ये अलाउड नहीं है। जो फ्रंट पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड, ये वो कह रहे थे ये अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने हमें रोक ली, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हुई। लेकिन इनको मैं छोटी छोटी चीज़ें समझता हूँ। उन्होंने कहा जी गाड़ी बंद होगी, मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी ही बंद होगी ना, मतलब ये फिर भी मैं इन चीज़ों को इतना वो नहीं ये करता। तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये पार्ट ऑफ आपका सफ़र होता है, ये छोटी मोटी चीज़ें साथ चलती रहती हैं। लेकिन वक्ती तौर पे वो चंद सेकंड 1-2 मिनट होती तो है, लेकिन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर हैंडल कर लेते तो हैं। आपने वो फिर मैंने उससे कहा कि भाई कि मैं शीशा नीचे करके ड्राइव कर लेता हूँ, तो उस पर हंस पड़ा। मैंने कहा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, यही कर सकता हूँ मैं। फिर मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई ये मैन्युफैक्चर्ड ऐसे हुआ है, ये मैंने लगाया नहीं है इसके ऊपर। अच्छा। क्योंकि आपका यूके का रूल है मेरा ख्याल 30-70 है शायद, अच्छा। या 60-40 है, मुझे अब श्योर नहीं हूँ। तो वो एक लेवल होता है कि आप इससे ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशानी हुई ना, वो जो रोकने पे, वो मुझे ब्लैक शीशों पे नहीं हुई। उन्होंने मुझसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे, लॉग बुक। मैं लॉग बुक ढूंढ रहा हूँ और हमें पता चला कि हम तो लॉग बुक ही नहीं लेके, कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है नहीं और आप चले हैं सैर करने, और वो भी पाकिस्तान तक। तो बेसिकली बल्गारिया में अगर आप जाते हैं ना, बल्गारिया क्योंकि रास्ते में आता है, तो बल्गारिया में वो आपके पास अगर लॉग बुक नहीं है तो आपको एंट्री नहीं देंगे। एंट्री नहीं देंगे? यूरोप तो आप गुजर गए, ठीक है। बल्गारिया में आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं और गाड़ी के एंटर होते ही हैं, अगर किसी ने बाय चांस रोक लिया तो एंटर होते हैं। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट है। ओके। और आपके पास नहीं था? नहीं था। तो रास्ते में फिर
वो मैं व्लॉग्स में भी कई दफ़ा ये जिक्र किया, मैं फिर अल्लाह तवक्कल ही निकलता गया, मैं कब देखी जाएगी। अच्छा, आपने मंगवाया नहीं यूके से? नहीं, घर में कोई था नहीं ऐसा कि मैं उसको चाबी दूं, क्योंकि हम अकेले ही रहते, फैमिली नहीं। तो फिर बस अल्लाह तवक्कुल, देखें इंसान जब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है ना तो अल्लाह ताला रास्ते भी बना देता है। कि मुझे सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कुल था कि या अल्लाह बस हमें निकाल देना वहाँ से। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं ना इनको अपनी तस्वीर दिखा दूंगा लॉग बुक की, क्योंकि उस पुलिस वालों को भी मैंने तस्वीर दिखा के मैं वहाँ से निकल गया। फिर अल्लाह ताला का ऐसा करना हुआ, ये अल्लाह ताला की मदद थी, वैसे नहीं है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। आपको लगता है कि रेयर चांस हुआ जाने दिया? नहीं, ये तो हो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे एक दो दोस्त गए हैं, वो भी लॉग बुक भूल गए थे, वो वहाँ पे उन्होंने स्टे किया, उनको एंटर नहीं होने दिया, और फिर उन्होंने उनमें से एक वापस आया इंग्लैंड, यहाँ से लॉग बुक बाय एयर आया, लॉग बुक लेके वापस गया बल्गारिया बॉर्डर, और फिर वो आगे गए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम में एंटर करना होता है। एक चीज़ आपने सिस्टम में एंटर करनी है कि भी हमने ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया, हमने ये देख लिया, नंबर डाल दिया, तो वो सिस्टम का हिस्सा है ना। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने इग्नोर कर दिया कि जैसे मैंने सुना ही नहीं, मैंने उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया। अच्छा। और मैं, वो कहते हैं ना कि बस आप जैसे इग्नोर कर रहे हैं, कि जैसे मुझे आवाज़ ही नहीं आई। अल्लाह का करना, उसने दोबारा मांगा ही नहीं, कैसे नहीं मांगा, मेरी समझ से बाहर। और मैं बल्गारिया में एंटर हो गया, और जिस वक्त हम एग्ज़िट कर रहे हैं तो वहाँ का जो था उसने कहा जी डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बल्गारिया में है एंड देन टर्की में, और किसी कंट्री की ये रिक्वायरमेंट नहीं है गाड़ी की डॉक्यूमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट्स का कैसे पता चलता है कंट्रीज का सारे किसके क्या है? आपको सर्च करनी पड़ती है, थोड़ी सी कंट्री की रिसर्च करके गए थे? जाना पड़ता है कि भाई किस कंट्री में क्या है और क्या कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया? चलो अभी टाइम है। अच्छा, आप कह रहे थे, मैंने आपसे पूछा ना कि कोई बीच में कोई आपको हर्डल तो नहीं आई? आपने कहा ये हर्डल तो मैं काउंट ही नहीं करता। देखिए, तो ये इतनी छोटी भी नहीं, देखिए एज कम्पेयर्ड विद कि गाड़ी खराब हो जाए। देखिए, मैंने आपको सिर्फ दो बड़ी बताई। एक मुझे जो ईरानी इंटेलिजेंस डिटेल में करते हैं अभी, और एक गाड़ी का इंजन की लाइट, इसको मैं सबसे पीक पे रखता हूँ अगर प्रायोरिटाइज करना है ना। देखिए, परेशानी तो छोटे लेवल की भी होती है, बड़े लेवल की भी होती है। वो ये मैं नहीं कह रहा कि बंदा परेशान तो होता है, लेकिन अगर उसको अगर हम वेटेज दें तो वो दो बड़ी हैं। इसका कोई ना कोई हल तो निकल सकता है ना, या नहीं जाने देंगे, वापस आ जाएंगे, यही हो सकता है ना। लेकिन अगर गाड़ी एंड यू आर स्ट्रैंडेड नो वेयर, के आगे जाने का भी रास्ता कोई नहीं, पीछे जाने का भी रास्ता कोई नहीं, गाड़ी आपकी रात के 12 बजे जंगलों में ख़राब हो गई है। इंग्लैंड में तो आपको पता है, आपने रोड रिकवरी में ला लेनी है तो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती हैं जिस वक्त आप टर्की में हैं या ईरान में हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे रोड रिकवरी कहाँ से मंगाएंगे आप, या पाकिस्तान में। इधर तो हमें पता है रोड, हमने अपनी इंश्योरेंस वालों को फ़ोन करना, जहाँ पे भी मर्जी ख़राब है उन्होंने हमें ले जाना, इधर तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जाने से पहले आपको गाड़ी की इंश्योरेंस करानी पड़ती है हर कंट्री की? कैसे होता है वो? नहीं, यहाँ से जो EU कंट्रीज़ हैं वो तो हमारी इंश्योरेंस ऑलरेडी कवर्ड होती है। ठीक है। जो हमें इंश्योरेंस लेनी पड़ती है वो टर्की की और ईरान की लेनी पड़ती है। दो कंट्रीज़ की लेनी पड़ती है। ओके जी। तो इस सफ़र में टर्की तक कोई आपके साथ खुदा ना खासा हादसा, कोई खतरनाक, कोई डरावनी चीज़ कुछ भी नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, स्मूथ रहा जी। तो मैं बल्गारिया की बात बता रहा था कि जिस वक्त एग्जिट करने लगे ना, तो उन्होंने दोबारा कहा कि डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो इस बात पे हैरान हो गए कि ये गाड़ी एंटर कैसे हुई है बल्गारिया में, ये एग्जिट के टाइम पे? एग्जिट के टाइम पे। अब वो मेरे से रिश्वत मांग रहे थे वहाँ पे बैठे ऑफिसर्स। रिश्वत देने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं हैंडल चीज़ों को वैसे करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को पैसे दूँ मैं। तो मेरे से उसने बहुत कोशिश की रिश्वत लेने की, रिश्वत पे मैं आ नहीं रहा था। वैसे ही मैंने उससे कहा मेरे पास इतने काम है, या कैश मशीन चले जाते हैं वहाँ से, मुझे पता था इसको कैसे टरकाना है हमने। मुझे एक चीज़ का यकीन था कि मैं इनकी कंट्री में हूँ, इनके पास और कोई हल नहीं है कि मुझे एग्ज़िट स्टैंप लगाने की। सेंस बनती नहीं है कि आप वो कहेंगे हमारे कंट्री में रहें, आप वापस नहीं जा सकते, या कंट्री से बाहर नहीं निकल सकते, या जहाँ से आपने एंट्री दी है वहीं से आप वापस निकलें। जी, ये कह सकते हैं फ़ाइन दे के जा सकते हैं। फ़ाइन किस, मेरा नहीं ख्याल कि उनके कोई लॉ में होगा कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई पैसे देने, पेनल्टी किस चीज़ की। तो बिल आकर वो स्टाफ चेंज हो गया और हम बल्गारिया से एग्ज़िट कर गए टर्की में। स्टाफ चेंज हो गया मतलब आप वेट कर रहे थे कि चेंज हो? नहीं, वो कुदरती हो गया, दूसरी शिफ्ट आ गया बदला। अच्छा, आप वापस जाके फिर
दोबारा आप खुद नहीं से- उसी जगह खड़े रहे हाँ। लेकिन गाड़ी में होते हैं ना, हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होते हैं। तो जब अगले लोग आ गए, अगला बंदा आ गया शिफ्ट का, तो फिर उसने सारा पेपर वो उसे किया, उसने कहा जाओ। ओके, टर्की वो आ इतना गए। डिटेल में नहीं पड़ा। ठीक है, टर्की अब आ गया 10 टर्की। हाँ, अब इधर भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वही वाले लॉग बुक। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ से हम एंटर कैसे हों? अल्लाह ताला, मतलब जो आपकी किस्मत में है ना वो होता ही है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी हेल्प की। उसने कहा जी आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा यार ये सारे मेरे पेज ना गाड़ी के डॉक्यूमेंट के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि जो कारनेट नहीं है, कारनेट जो कि लेके जाते हैं, वीज़ा है गाड़ी का। कारनेट उसको दिखा दिया, भाई ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास हल कोई नहीं ना था अब। अच्छा, वो कारनेट के ही सफ़े पलटता रहा, ये वो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी हुई, ये वो इसी को गाड़ी के डॉक्यूमेंट समझ गया। मैंने कहा मेरा काम हो रहा है, मुझे और क्या चाहिए, मैं किसी के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं ना कर रहा, या इनको इनसे नुकसान तो नहीं ना कोई हो रहा। मैंने कहा ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वो कारनेट को ही गाड़ी के लॉगबुक समझ गया, ठीक है। और उधर लिखा हुआ था वो स्टैम्प के लिए ना एक जगह बनी होती है। कहता है इधर मैं स्टैम्प कर दूं? मैं कहा नहीं ना, स्टैम्प नहीं करना, वो तो कारनेट था, वो तो मेरा ज़ाया हो जाना था पेज। मैंने उससे लिया वापस, और मैंने फिर बच्चे उस पर इतने खुश हुए क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम टर्की तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो सफ़र में ना ये जो ट्विस्ट के लिए आते हैं प्रिपेयर ना, रहे हैं। ट्विस्ट कोई भी आ सकता है। तो खैर मेरी गलती थी कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गया, लेके जाने चाहिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें, क्योंकि हमारी किस्मत में था पहुंचना, अच्छा, इस वहाँ के हर्डल- खाने हमारी किस्मत में किस्मत थे। में दाना पानी लिखा हुआ था, ये मुझे वापस नहीं भेज सकते थे। इस हर्डल के बाद आपको नॉर्मल हर्डल आसान लगना लग गई है? मतलब नहीं, एक होता है ना, एक बंदा बड़ी परेशानी देख ले तो बाकी परेशानी छोटी लगती हैं। इसको आप रिलेट Uncertainty कर से। सकते हैं। नॉर्मल लाइफ से नहीं कर सकता मैं, वो क्योंकि वो तो एक आपका सफ़र है ना, वो आप फिर दोबारा वही जर्नी से रिलेट ज़रूर कर सकते कि हैं। अगली जर्नी में जाएंगे आप घबराएंगे नहीं अब। कोई भी जर्नी हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर हर चीज़ से रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक ही रूल, बी पेशेंट, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, हर चीज़ का हल होता है। टर्की 10 दिन गुजारे, जी। रिलैक्स हो गए, खाना शाना आपने काफ़ी खा लिया, जी, तो अब अगला सफ़र स्टार्ट हो रहा है। ये आपका मिडवे हुआ है? ये मिडवे हो गया। मिडवे अभी तकरीबन। आधा रहता है। अब आधा रहता है। फैमिली आ गई वापस? फैमिली को मैंने कहा था, कन्विंस किया हाँ। कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरा पैशन है, प्लीज़। हम्म, उन्होंने कहा ठीक है, अपने शौक़ पूरे करें। हम्म। तो उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरा आधा रास्ता भी गुजरवा दिया। 15 डेज हो गए यहाँ पे। जी तकरीबन। हम्म, तो उसके बाद फिर मैं अच्छा, टर्की से सोलो टूवर्ड्स पाकिस्तान। ये आपका फर्स्ट टाइम था सोलो इतना लंबा? नहीं, हाँ सोलो मतलब फ्रॉम टर्की ऑनवर्ड। हाँ। वैसे मैं सोलो उससे पहले भी एक दो दफ़ा जा चुका हूँ। अच्छा। लेकिन ये वाला हम्म, जो है फ्रॉम टर्की ऑनवर्ड ये सोलो था, और वापसी पे भी सोलो। वापसी तो थ्रू आउट सोलो ही था ना? वो थ्रू आउट सोलो। चलिए अब सोलो का बताएं। आप टर्की से टर्की से मैं फिर के ईरान, ईरान। कितनी देर का सफ़र था? टर्की से मुझे तकरीबन 2 नाइट्स लग गई थी। टर्की चल रहा है अभी टर्की चल रहा है क्योंकि टर्की इटसेल्फ बहुत बड़ा कंट्री है, अच्छा। ठीक है ना। तो वहाँ से जिस वक्त मैं ऊँची सर जो है कैपेडोशिया, उधर से मैंने फिर फैमिली की टिकट करवा दी बाय एयर, वापस लंदन की। मैं उधर से निकला तो उधर से 2 नाइट्स के बाद, अब मैं इधर गलत भी हो सकता हूँ, जब वहाँ से मैं निकला तो 1 या 2 नाइट्स के बाद फिर हमने ईरान में एंट्री करनी थी। ओके। ईरान काफ़ी लोग कहते हैं टफ़ है। अच्छा, ये आप रास्ते में चलते गए और रास्ते में जहाँ आपको होटल मिला आप वहाँ पे स्टे किया और नेक्स्ट डे निकल गए? मेरी कोशिश ये थी कि ईरान के बॉर्डर से जितना भी करीब हो सकूँ ना, वहाँ पे जाके मैंने, क्योंकि बच्चे भी साथ नहीं हैं, मैं ट्रैवल भी ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ और ज़्यादा तेज़ी से कर सकता हूँ। अब मेरे पास टारगेट कोई भी शहर को एक्सप्लोर करने का नहीं था। अब मेरा टारगेट ये था कि मैंने पाकिस्तान पहुँचना, और ये जो बाकी चीज़ें रह गई हैं ये वापसी में मैं एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाता है ना बंदा 15 दिन में, आपकी ड्राइव भी है, जाना आना। तो इस वक्त मेरा टारगेट यही था कि मैं अब
कोई सिटी एक्सप्लोर नहीं करना मैंने इस वक्त। अब मैंने पाकिस्तान पहुंचना है ASAP, और ये जो बाकी हैं ये फिर वापसी पे। तो ये जो सोलो ट्रैवल है इसको आप टाइम कैसे पास करते थे, क्योंकि एक ही रोड है और जा ही जाना है, गाने सुनते थे आप, अपने आप से बातें करते थे, क्या करते थे? आपने वीडियो रिकॉर्ड गाने मैंने ना मुल्तान से पहले नहीं लगाए। जब फैमिली के साथ था तो वो बच्चे और सारे नहीं, उस वक्त सॉन्ग्स वगैरह चल जाते थे। ये जो रास्ता है ये ज़्यादातर तिलावत वगैरह लगी रही है, ठीक है। मतलब 5-5 7-7 घंटे तिलावत सुनते रहे आप? नहीं, ज़रूरी नहीं 1-2 घंटे सुन ली फिर नहीं। अच्छा, फिर साथ साथ आप व्लॉग भी करते जा रहे हैं? हाँ, वो साथ साथ चलता रहा। अच्छा, टर्की से ईरान जो है ना, ये क्योंकि मैं उचीसर में था तो उचीसर से मुझे 1 नाइट मैंने स्टे किया था, बॉर्डर से करीब होने कोशिश की थी जितना मैं बॉर्डर से करीब हो सकूं। तो वो फिर 1 नाइट स्टे करके अगले दिन फिर मैं ईरान की तरफ चला गया था। ईरान का सफ़र आपका 1 दिन का रहा? जी नहीं, ईरान, टर्की से ईरान? टर्की से ईरान जिस जगह पे मैं था वहाँ पे मैं 1.5 दिन में पहुँच गया। इसमें कोई कंट्री नहीं आती, बस टर्की के साथ ईरान लगता है? टर्की के साथ अगला। ओके। और ईरान भी टर्की जितना बड़ा है? ईरान इज़ अ मैसिव कंट्री, बहुत बड़ा है ईरान। देखें ईरान का अगर मैप देखें ना तो मैंने वेस्ट से जाना था और उसके ईस्ट में पहुंचना है। तो वो जो सारे का सारा आपने जो ईरान क्रॉस करना है ना, ये अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं तो 3-4 दिन से कब पहले नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब जितना आपका यूके से टर्की का लगा है उतना ही आगे है ईरान? नहीं 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 नहीं, ईरान इट्सेल्फ 2 से 3 दिन, 3 के दिन में कह लें कि ये सफ़र है। अच्छा, 3 दिन का है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। क्योंकि जिस वक्त आप टर्की से ईरान में एंटर हो गए ना, तो ईरान के बॉर्डर से 3-4 घंटे तो आपको लग जाएंगे तब्रेज़ जाते हुए, जो उसका सबसे पहला बड़ा शहर आएगा। तब्रेज़, ठीक है। तब्रेज़ से फिर आगे आपका जो है तेहरान की तरफ आपको पूरा दिन लग जाएगा तेहरान तक पहुंचने के लिए। रोड्स वगैरह ठीक है? जी, रोड्स अच्छी भी आते हैं, पैच गंदे भी आते हैं। फिर तेहरान से मैं अगले दिन फिर दोबारा एक पूरे दिन का मुझे ट्रैवल करना पड़ा टिल महरेज़ तक। फिर महरेज़ से अगले दिन मैं फिर पहुंचा उनके बॉर्डर पे जो कि पाकिस्तान से करीब है। तो ये इतने दिन लग जाते हैं। ईरान कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर 1 टर्की, नंबर 2 ईरान कह सकते हैं? अगर यूरोप को नाम देखें ना तो यूरोप को भी डाल दें? यूरोप को भी डाल दें तो मैं, क्योंकि यूरोप में हम रहते हैं, इंग्लैंड में हम रहते हैं, साइशें बहुत हैं, तो हमें कुछ डिफरेंट देखने का मज़ा आएगा ना। हाँ, या नहीं, हम इसको गलत मैं नहीं आपकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। मुझे ईरान बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? नंबर 1 टर्की, सेकंड ईरान। क्या अच्छा लगा? ईरान के अगेन लोग, अच्छा, खाना पीना अच्छा उसका ईरान बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला ज़्यादा वैरायटीज़ चेक करने का। अभी हम, क्योंकि मैं जा रहा था तो जो चीज़ मिलती थी तो सेम लाइक समझ लें कि टर्किश की तरह के कबाब होते हैं उनके, और साथ राइस होते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मंदी शंदी होती है जी? मंदी वगैरह होती है? मैंने ट्राई नहीं की। होती है उनकी? होती होगी, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो अभी ये आप मुस्लिम कंट्री में, अच्छा टर्की से ईरान का मुस्लिम का तो फील हुआ होगा कि मुस्लिम कंट्री में आ गया हूँ मैं। टर्की भी मुस्लिम है ना, लेकिन वो लगता नहीं है ना। ईरान का तो फील हो रहा होगा आपको? ईरान का ज़्यादा फील होता है। हाँ, ईरान का ज़्यादा फील होता है। ईरान की मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं आपकी, क्विक, वो तो काफ़ी पाकिस्तान जैसा लगता है। जी, ऐसा ही है तकरीबन। तो ईरान में जाते हुए आपको रोका है इंटेलिजेंस ने कि वापसी पे? नहीं, वापसी पे। अच्छा, जाते हुए सब कुछ? जाते हुए तो कोई लॉग बुक वगैरह नहीं देखी आपकी? नहीं, ईरान की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो रिक्वायरमेंट रह जाती है ना ईरान और पाकिस्तान में, अब ये गाड़ी के कागजात नहीं चाहिए होते। अब आपके चाहिए? नहीं, अब कारनेट चाहिए। ओके। अब उनका लॉग बुक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब उनका ताल्लुक है कारनेट के साथ, जो कि बनवा के लेके जाते हैं। अच्छा, ईरान का उसमें इंश्योरेंस वगैरह क्या सीन है? इंश्योरेंस $40-50 की हो जाती है। वो रिक्वायर्ड है कि आपने वैसे ली थी? रिक्वायर्ड है। अच्छा, कर लें, बेहतर है, लेकिन पूछता कोई नहीं है। तो इस पूरे सफ़र में ईरान कह लें कि सबसे डेंजरस है? सबसे डेंजरस सफ़र कौन सा है, ट्रिकी कौन सा है? डेंजरस तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुना रोड था वाइज कि ईरान थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं, ये बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया में बातें हैं। अच्छा, मुझे तो ईरान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 दिन बहुत ही फ्रेंडली लोग। जो मेरा जिस वक्त मैं एंटर हुआ था ना ईरान में, तो पहला 1 घंटा मुझे डर लगा था
क्या डर लगा था? जो हमने बातें सुन रखी हैं कि ईरान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, ओके। ठीक है ना, जो कि सिर्फ मीडिया पे बोला जाता है, इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो विद इन 1 आवर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर गया था। तो उसके बाद फिर मुझे ईरान में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस वक्त मैंने देखा कि लोग इतने फ्रेंडली, इतने प्यार से बातें कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे जाके सिम लेके दे रहे हैं मोबाइल की कॉलिंग के लिए, जो डाटा चाहिए होता है मैप्स के लिए, आगे पीछे फेर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं ब्रदर वो तो नहीं कुछ चाहिए हम के। तो मैं उधर ही समझ गया कि ये पाकिस्तान की तरह ही है। जिस तरह पाकिस्तान में कोई फॉरेनर चले जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ईरान में भी नहीं होती। ओके, नाइस। और जिस वक्त उनको पता चलता है कि पाकिस्तान से, तो और ज़्यादा मोहब्बत इज्जत करते करते हैं। हैं। खाना शाना मज़े का लगा, लोग अच्छे खाना लगे आपको? अच्छा था, मज़ेदार। कोई आपके साथ अनयूजुअल चीज़ नहीं हुई जाते हुए नहीं, जाते आते हुए? अच्छा। जाते हुए ईरान में, क्योंकि मैंने पहला स्टे किया था तबरेज़ में, फिर तेहरान में, फिर महरेज़ में। महरेज़ भी बहुत ही प्यारा इनका सिटी है। फिर उसके बाद फिर हम जाहिदान, जो कि लास्ट सिटी है, बिग सिटी बिफ़ोर एंटरिंग पाकिस्तान, जाहिदान। अच्छा। यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को आप कहेंगे ना, तो वो थोड़ा बहुत ये हुआ था कि वहाँ पे डीज़ल लेना मुश्किल होता है। रीज़न ये होता है कि उनके पास कोटा होता है, हर बंदे के पास, उनके पास एक कार्ड होता है, वो कार्ड रिक्वायर्ड कोटा होता है उनका कि एक दिन में आप इतना डलवा सकते हैं। आप इतना डलवा सकते हैं? वो लोग, उनके लोकल लोग, तो वो इशू होता है बाय द गवर्नमेंट। ओके। ठीक है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो उस कार्ड के बगैर आपका पेट्रोल पंप का वो नोज़ल काम नहीं करेगी। अगर आपने डलवाना है तो वो आपको पहले कार्ड डालना पड़ेगा, फिर आपका जितना कोटा रह गया है आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप डीज़ल नहीं डाल सकते। तो फिर लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, भाई मेरे पास कार्ड नहीं है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तो वो फिर मुझे डीज़ल डाल देते थे। 2-3 बंदों को कहते थे तो एक मान जाता था, कई दफ़ा पहले ही मान जाता था और कई दफ़ा तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि पेट्रोल वहाँ पे ढाई रुपये लीटर है, पाकिस्तानी 2.5 रुपये लीटर है। अच्छा। तो ये ऐसे ही है जैसे पानी की बोतल आप पी रहे हैं। ओके। तो कई दफ़ा तो उन्होंने मेहमान नवाजी में मेरे से पैसे भी नहीं लिए। ओके, नाइस। जी, तो अब पाकिस्तान जब एंटर हुए हैं, कैसी फीलिंग थी? वो तो एक्सप्लेन नहीं कीजिए। अच्छा। वो तो समझ लेना, तो वो जो मैं अचीव करना चाह रहा था वो टाइम आ गया। कैसी अंदर दिल की फीलिंग क्या थी? नहीं तो अब मैंने व्लॉग में पता है उसमें क्या लगाया है? क्या? मैंने तराना लगा दिया उसमें, पाकिस्तान का? पाकिस्तान का, क्योंकि आपके अंदर से निकला है कि यार? बस समझ लें कि उस वक्त जो फीलिंग आती है ना कि अपने मुल्क में आप चले गए हैं, अपनी जगह लगने लग पड़ती है, और वो जितना पीछे सफ़र करके आए होते हैं वो समझ लें कि आपकी थकावट उतर जाती है कि भाई यू आर देयर, जो आप इतने देर से करना चाह रहे हैं। और मुझे जितना मज़ा आया ना, मैं इसको दोबारा भी करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैंने कर लिया तो बस ठीक है, मैं इसको दोबारा भी इंशाल्लाह करूँगा, इतना मज़ा लेकिन डिफरेंट स्टाइल से करूँगा। ऑब्वियसली अब तो आपको ज़्यादा कि मैं उन मुल्कों से ट्रैक डिफरेंट रूट से जाऊँगा। देखिए मेरा बेसिकली मुझे शौक़ है एक्सप्लोर करने का, ट्रैवल करने का, तो मैं उस वजह से ज़्यादातर कर रहा हूँ। मैं अब ये जहन में नहीं होगा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ कि वो तो मैं कर चुका हूँ, अब वो दोबारा अचीवमेंट तो नहीं ना आपकी रही, एक दफ़ा आपने कर लिया दैट्स इट। लेकिन मैं कोशिश वो करूँगा कि उन मुल्कों से जाऊँ जो मैं मुल्कों पे नहीं जा सका, जैसे अज़रबैजान का ऊपर आ जाता है, मतलब इस साइड वाली जो मुल्क है उनसे मैं होता हुआ वो भी कल्चर देखूँ, तो मैं उधर से जाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पाकिस्तान तराना शुराना लगा के एंटर हो गए हैं, इमोशंस आपके बह गए हैं सारे। किस सिटी से एंटर हुए आप? जो एक ही रूट जो जिससे मैं गया हूँ ना, ज़्यादातर लोग इसी रूट से जाते हैं, जाहिदान से ताफ्तान। इसको ताफ्तान बॉर्डर कहते हैं पाकिस्तान में, जो है बलूचिस्तान में। आप बलूचिस्तान गए? जी। बलूचिस्तान कैसा लगा आपको? बलूचिस्तान मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। जैसे ईरान मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत कुछ सीखा कि भाई कि जिस तरह आपको बताया जाता है मीडिया, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ख़ुसूसन, तो वो वैसा नहीं था। और इसी तरह बलूचिस्तान जो था ना, वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोग इतने फ्रेंडली आपसे, इतने मेहमान नवाज हैं, इवन कि ये भी पता है कि आप पंजाब से हैं, तो तब भी इतनी उनके खून में जो मेहमान नवाजी
रची बसी हुई है ना, उन्होंने मुझे हैरान करके रख दिया। कोई वाकया बताएं, कैसे हैरान किया उन्होंने? वाकया ये है जी कि मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा ना जाके, अच्छा, वहाँ पे मैं रहा हूँ 5 दिन 5 दिन? जी, ताफ्तान में। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि हालात ठीक नहीं थे, और जिस वक्त आप ताफ्तान बॉर्डर से आप कोयटा की तरफ जाते हैं तो आपको वो प्रोटोकॉल में लेके जाते हैं सिक्योरिटी में, आप वैसे सफ़र करके नहीं जा सकते। अच्छा। जी, आपको वो पासपोर्ट ही नहीं देते। अच्छा। या तो पासपोर्ट दें तो बंदा रात के वक्त निकल जाए बताए बगैर ही, या सुबह के टाइम। वो आपको पासपोर्ट ही नहीं देते, पासपोर्ट होते हैं उनके पास। वो जिस वक्त तक सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं ना होता, आगे से क्लियरेंस नहीं ना मिलती कि जी आने दें आप काफ़िलों को, इसीलिए ज़ायरीन जो जाते हैं ना ईरान में, तो वो भी इसी तरह प्रोटोकॉल में जाते हैं। असल में उनको आगे से सिग्नल नहीं आ रहे थे कि भाई गो अहेड का सिग्नल नहीं आ रहा तो था आगे कि से कहाँ क्लियरेंस कि जी के रास्ता क्लियर है। नहीं, आप पंजाब वाली साइड से? कहाँ से? कोयटा की साइड से। कोयटा की साइड से? जी जी। मतलब क्या वहाँ पे क्या हो रहा होता है? ये बेसिकली जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है ना, वो बताती हैं कि इज़ इट सेफ़ और नॉट टू सेफ़ टू गो, ठीक है। तो वो जिस वक्त ये इधर क्लियरेंस देते हैं, फिर ये काफ़िले की शक्ल में सिक्योरिटी लेके जाते हैं। तो काफिला ये होता है कि मल्टीपल कार्स इकट्ठी जा रही होती हैं, या कि आप गाड़ी में आके बैठ? जो लेवीज़ है ना वहाँ के, जो सिक्योरिटी देते हैं वो लेवीज़ देते हैं। लेविस क्या? लेवीज़ जैसे आप अथॉरिटीज़ समझ लें, मतलब फोर्स है जो वहाँ की, अच्छा। वो लेवीज़ है। ओके। वो आपको लेके जाती है मतलब एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट तक, फिर उधर अगली लेवीज़ आ जाएगी, फिर उधर से अगली लेवीज़ आ जाएगी। इस तरह वो हैंड ओवर करते जाते हैं आपको लेवीज़, तो वो पहुँचाती हैं टिल कोयटा, क्योंकि एक ही लेवीज़ तो कोयटा तक नहीं ना जा सकती। तो एक चौकी से दूसरी चौकी लेवीज़ की एक लेके जाएगी, और वो बहुत सारी चौकीज़ आती हैं टिल कोयटा, और ये तकरीबन कोई 635 या 735 किलोमीटर का सफ़र है। और आपको उनके मुताबिक तय करना होता है? उन्हीं की स्पीड में जाना, उनके साथ जाना है। और इस तरह जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो वो हालात ठीक नहीं थे बलूचिस्तान के, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी लेवीज़ ना लेके आए। तो 5 दिन मैं वहाँ पे स्टक रहा। उसके बाद तो वो जो 5 दिन वहाँ पे गुजरे हैं ना, तो मुझे बड़ा मौका मिल गया बलोची लोगों को में बातें करने का। शायद मुझे मौका ना मिलता अगर मैं अगले दिन ही हम चले जाते। तो मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था, वहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का भी ठहराव था उस वक़्त, वो बलोची भाई का। वो ये देख लें कि जी कि जब वो खाना खाने लगते थे, मेरी हालांकि कोशिश होती कि मैं उनको ना ही तंग करूँ ये वो, लेकिन उन्होंने मेरे दरवाज़ा खटखटाना कि इमरान भाई आ जाओ, खाना पे हमारे साथ खाना है आपने, रात का खाना। तो कहते थे भाई आप बाहर से ना लिया करो। तो फिर भी मैं बाहर से ले ही लेता था, वो नहीं अच्छा लगता ना। लेकिन उनकी मेहमान नवाजी ये है कि वो खाना उस वक्त तक नहीं खाते थे जिस वक्त तक वो मेरा दरवाज़ा खटखटा के मुझे बुला ना ले, चाहे बेशक थोड़ा सा मैं चख लूँ बेशक। वो बलोची उधर के बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप ये देख लें कि उनका मेहमान नवाजी इस हद तक है कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। फिर मैं बाज़ारों में फिरता रहा हूँ ताफ्तान के, वहाँ हर बंदा इतनी मोहब्बत करता है। हालांकि ये जो सुनने में आता है कि जी पंजाबी का प्रॉब्लम है और ये वो, मैंने तो ऐसी चीज़ कोई नहीं देखी। आप 5 दिन रहे वहाँ? मैं वहाँ पे रहा हूँ, और वहाँ पे ताफ्तान में सबसे ज़्यादा तो पंजाबी हैं। बलोचियों के साथ तो वो रह रहे हैं, उन्हीं के रेस्टोरेंट्स हैं, उन्हीं के होटल्स वगैरह हैं। तो ये जो बलूचिस्तान के बारे में एक कॉन्सेप्ट था ना, वो मेरा टोटली चेंज हो गया। तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट उर्दू में ही करते थे? पाकिस्तान में तो उर्दू चलेगी ना, मतलब बलूचिस्तान में भी? सबको उर्दू आती है। अच्छा, बलूचिस्तान का खाना कैसा था? बलूचिस्तान में क्योंकि ताफ्तान एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक शहर है, तो वहाँ पर 1-2 ही होटल हैं जहाँ से अच्छी चीज़ मिल रही थी। बाकी आप समझ लें कि बस नॉर्मल ही था। यही जो पंजाब का खाना होता है यही था? हाँ, मैंने प्रेफर ये किया था, मैं वहाँ पे बारबेक्यू ले लेता था, वो ज़्यादा बेहतर है कि पता तो है ना कि हम क्या खा रहे हैं। तो बारबेक्यू वगैरह, या फिर मैं जो गेस्ट हाउस का जो वर्ची है उसको मैं कहता था भाई आज, मैं उसको फिर पैसे दे देता था, वो फ्रेश चिकन ले आता था, फिर हम कढ़ाई वगैरह बना के खाते थे, मज़े करते थे। तो वहाँ पे टाइम गुजारने के लिए फिर ये करना पड़ रहा था कि आप किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ हो जाएं। कढ़ाई बन रही तो थोड़ी देर उधर गुजर जाएगी, तो इसी तरह आपको फिर बिज़ी रहने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ता था कि हम करना क्या है। फिर मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम कपड़े भी धोए। जो पूरा मेरी कोशिश होती थी, एक प्लान ये था कि जब से हम
इंग्लैंड से चले हैं, मेरे पास इतनी शर्ट्स हों, इतना सब कुछ हो कि मुझे लॉन्ड्री करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो जो 5 दिन स्टक रह गया, तो वो फिर कैलकुलेशन ख़राब हो गई। तो उसकी वजह से फिर मुझे वहाँ पे लॉन्ड्री भी करनी पड़ी। बाल्टी में मैंने अपने कपड़े धोए, बड़ा मज़ा आया। मैं शायद मैंने ज़िंदगी में पहले शायद धोए, मुझे याद नहीं, लेकिन ये भी एक्सपीरियंस हुआ। बलूचिस्तान से फिर आगे आप कहाँ गए? यहाँ से ताफ्तान हम लेविस के साथ पहुँचे कोयटा। कोयटा में फिर वो आपको कहते हैं जी कि नाउ यू आर फ्री टू गो, अब आप जहाँ मर्जी जाएँ। तो फिर लेकिन चलने से पहले ही वो पासपोर्ट दे देते हैं। तो फिर हम कोयटा से फिर अपनी अपनी दौड़ है, जिसका जो शहर है। तो मैं लाहौर की तरफ, कोयटा से मुझे गया हूँ मैं मुल्तान। फिर मुल्तान स्टे करके 1 नाइट, फिर अगले दिन उठ के मंजिल बहुत करीब थी। इट वाज जस्ट 300-400 किलोमीटर। जिस वक्त मैंने वो 400 किलोमीटर देखे, मैंने कहा ये तो साथ ही है। तो वो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके जाता रहा। जब लाहौर एंटर हुए तो कैसी फीलिंग थी? लाहौर एंट्री की तो एक अलग ही फीलिंग थी कि भाई कि आप अपनी वो वाली गाड़ी चला रहे हैं जो आप इंग्लैंड में चलाते हैं, एंड यू आर ड्राइविंग इन लाहौर। वो जो फीलिंग्स थी ना, वो मैं बता नहीं सकता। फिर मेरे पास गाड़ी के कागज़ नहीं थे। तो मैंने कहा कि मुझे कोई नाके पे ना रोक ले, ठीक है। तो अब लाहौर में रहते हुए मुझे पता ना होगा कि नाका कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो फिर मैंने ऐसी जगह से एंट्री की कि जहाँ पे मुझे पता था नाका नहीं है। अच्छा, लाहौर में कहाँ से आप? लाहौर से जो हमारा आबाई घर है वो तो गार्डन टाउन में है। ओके। लेकिन मैंने रहाइश ली हुई है बैरियर टाउन। बैरियर टाउन, ओके। लाहौर में इस्तकबाल हुआ आपका कोई? मैंने किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया था? फैमिली आपकी भी लाहौर में है, पेरेंट्स जी, वगैरह? बहन भाई वहाँ पे हैं। अच्छा। और लेकिन मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि पता नहीं कर पाता हूँ कि नहीं, ये शुरू में ये था मेरे सोच कि अगर मैंने बता दिया वापस आ जो कहेंगे कि भाई इसने तो लाहौर आना था, ये आया नहीं। ये फीलिंग्स थी मेरे में। लेकिन ये मेन बात नहीं थी। मैंने कहा क्या, मैं कई दफ़ा ना इंसान कहता है कि क्यों मैं किसी को कहूँ कि ये, उनको फिर ज़बरदस्ती फूल लेके खड़े होना पड़ना था, कुछ ना कुछ करना था। तो लेकिन 1-2 को पता था। फिर उन्होंने बुके वगैरह वहाँ लेके खड़े थे इस्तकबाल के लिए। तो बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने इस्तकबाल किया। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं फैमिली में किसी को बताऊँ ही ना। कैसी आपको फीलिंग, एक तो पाकिस्तान पहुंचने की थी, एक थी फिर कि इसका ये मज़ा आया ना कि ये मैंने नहीं बताया ना। तो अगले दिन मैंने फिर सिस्टर को फ़ोन किया। तो मैंने कहा जी क्या हो रहा है, ये वो नॉर्मल बातें। अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब आ रहा हूँ? मैं कहा मैं आ रहा हूँ बस घर। तो वो जो रिएक्शन होता है ना, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। बताने का एक डिफरेंट मज़ा। तो फिर उनको और सरप्राइज मिला कि मैं गाड़ी पे आया हूँ और तो यूके का बताने का नंबर। ना मज़ा नहीं आना था। मैं अगर उसको देखूँ ना तो मुझे मज़ा नहीं आना था। तो आपकी अपनी जो अकम्पलिशमेंट थी उसके बारे में क्या आपको फीलिंग आई कि यार मैंने कर लिया यार? हाँ, मुश्किल वो आसान मुझे नहीं है। जी वो मुझे जो है ना वही फीलिंग प्रिवेल की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं सोचता हूँ वो करके होता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है। देखिए आपने अब प्लान किया हो ना, फिर आप स्टिक करें उस प्लान से कि ये मैंने करना है। लेकिन कभी फिर- कभार आप स्टक हुए थे ना, आप कर रहे हैं लेकिन कुछ नज़र ही नहीं आ रहा आगे। जैसे अब मैं यूट्यूब की बात करूँ या कोई भी काम बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, नज़र ही नहीं आ रहा कि कुछ चल रहा है। 2 साल 3 साल लगे रहें। हाँ लगे रहे। लगे रहें। देखें अब ट्रैवल का अगर अब लगे का सेंस यही ट्रैवल है का ना तो हाँ वो कि पहुँच जी जाएंगे कि आप। आपने तहिया कर लिया तो फिर आप बस एक दफ़ा सोच लिया है कि भाई आपने निकलना है, फिर लोगों की बातों में नहीं आना। फिर क्योंकि आपको फिर लोग डिस्करेज कर सकते हैं। तो जो इमरान भाई थे जो कि सोच रहे थे 6 सालों से, जब आप वहाँ पहुँच गए तो उन इमरान भाई को और उन जैसे लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो सोच रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो भी ये ट्रैवल करना चाहता है करे। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, मज़ा बहुत ज़बरदस्त आएगा। लेकिन इसमें वो बंदा ट्रैवल ना करे जिसको ट्रैवल करने का शौक़ नहीं है और वो बस सिर्फ पाकिस्तान जाना चाहता है कि चलो जी हम गाड़ी पे जाते हैं। इसके लिए आपका शौक़ होना बहुत ज़रूरी है कि यू लव द ड्राइव। अगर आप ड्राइविंग को पसंद नहीं करते, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव को अगर आप
ड्राइव करते हुए महसूस नहीं होते, मज़ा नहीं करते रास्तों का, तो फिर ये आपके लिए टफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो लोगों से मशवरा लेना बंद कर दें और इस पे अमली तौर पे काम करना शुरू कर दें। जितने लोगों से आप मशवरा करेंगे, आप ये सफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर आपने करना भी हो ना कोई एक नेगेटिव बंदा आपको नेगेटिव कर देगा कि भाई ना जाओ, यानी तो मशवरा कम कर लें और इस पे अमली तौर पे अमल कर लें। तो जितना आपने सोचा था मुश्किल था, उतना था मुश्किल या आसान था? नहीं, टफ़ तो है, टफ है। मतलब भाई इसमें कहूँगा ये बिल्कुल ही आसान काम है। हाँ, वो नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आपको बहुत धीमा रहना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है आपको कि भाई कि मैंने जाना है और मैंने वाकई जाना है। और इसमें आप रास्ता एंजॉय करते हुए चले जाएं, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको अगर हवा बना के लेंगे कि मैंने इतने 1000 किलोमीटर्स करना है, तो फिर वो आपके लिए बेसिकली इसको हावी नहीं करना आपने। एंजॉय करते हुए चलेंगे तो मसला नहीं है। अब मैं आपसे एक क्लीशे क्वेश्चन पूछूंगा। जी जी। मुझे तो पता है पैशन क्या होता है, लेकिन जिस बंदे को पैशन का नहीं पता, वो कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान जाना है या कंट्रीज़ पे जाना है, टिकट कराओ चले जाओ, इतनी मुश्किल में, इतने टफ टाइम में क्यों जाना है? इतनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं यूके में, क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं? क्या कहेंगे उनको? जी बिल्कुल, ये वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि उनके अंदर वो पैशन है ही नहीं कि वो बाय रोड कभी सफ़र करें। तो मेरा ख्याल है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जिनके अंदर ये पैशन होता है कि भाई मैं रोड एडवेंचर्स करना है और मैंने बाय रोड जाना है, वो बंदे कर सकते हैं। लेकिन जो कंफर्ट वाले बंदे हैं कि भाई मैं बाय एयर जाना है, वो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके लिए बना भी हुआ है और उनको करना भी नहीं चाहिए। वो क्यों करें? वो बाय एयर जाए बड़ा आराम से, क्या मसला? वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। उनको हम गलत नहीं कह सकते कि वो गलत है, क्योंकि उनका दिल नहीं है ना करने का। अभी आप ये भी नोट करें ना कि कई लोग ऐसे हैं जो, मैं इधर पाकिस्तान की मिसाल दे देता हूँ, ज़रा इजी है, उर्दू भी बोल रहा हूँ तो कि कई लोग तो ऐसे हैं जो लाहौर से मरी तक नहीं जाना चाहते। उनके लिए वो बहुत मुश्किल काम है। वो उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बच्चे थक जाते हैं, ये बच्चों को ये बहुत लंबा सफ़र लगता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को शुरू से आदत ही नहीं डाली गाड़ी के सफ़र की। तो बच्चे अपनी जगह सही हैं। आपको लगता है मिस आउट कर रहे हैं वो लाइफ में, या वो ठीक है, कंफर्टेबल है, खुश नहीं, हर बंदा डिफरेंट बना हुआ है। मैं मिस आउट कुछ नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया ना। एक मेरे लिए चीज़ मुझे खुशी दे सकती है, वो चीज़ उनके लिए खुशी नहीं दे सकती। वो उनके लिए वो चीज़ बनी ही नहीं है। देखें, मुझे एक्सप्लोर करना, मुझे ट्रैवल करना, ये आज की बात, ये 2023 की बात नहीं है। ये मेरे अंदर ना बहुत पुरानी बात है। जिस वक्त मैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को सुनता होता था, जिस वक्त कार्टून नहीं लगते थे सुबह के टाइम, तो मैं उनके चाइना जाने के सफ़रनामे सुनता था। तो वो जो सफ़रनामे सुनाते थे ना, तो चाइना जाने के, तो उसी वक्त वो शौक़ डेवलप हो गया। और वैसे भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरे वालिदैन, मेरे वालिद साहब को ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने तो कोई मुल्क छोड़ा ही नहीं, वो बहुत कंट्रीज़ पे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये भी आया ना सफ़र के, सारे बच्चे एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो शौक़ उधर से भी कुछ इनहेरिट होता है कि भाई कि हमें बचपन से ही कभी मरी ले जाना, कभी नथिया गली ले जाना, मतलब जहाँ पे जा सकते हैं, कभी इधर सैर करने चले गए, कभी किसी जगह चले गए। तो एक तो शौक़ वहाँ से आया इनिशियली बचपन से। जब बड़े हुए तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे कि आप जाएं। चाइना का वीज़ा मैंने लिया, ठीक है, जाने के शौक़ में, लेकिन इतना बजट नहीं था कि स्टूडेंट, आपको पता है क्या बजट, आपको पता ही वो किस तरीके से चल रहा होता है, खुसूसन पाकिस्तान में। चाइना जाना चाहता था, नहीं जा सका बजट की वजह से। तो वो जो शौक़ है ना, वो रहता है कि आपने एक्सप्लोर करना है, लोगों से मिलना है और सैरें करनी हैं, तो वो शौक़ रहता है। तो इसी तरह जिसमें मैं इंग्लैंड में आ गया, फिर अफोर्ड कर सकते थे, फिर यूरोप फिरते रहे, फिर इधर उधर फिरते रहे। तो ये बेसिकली ये हर इंसान डिफरेंट बना हुआ है ना। मुझे ये चीज़ें, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों से, इसलिए मैं करता हूँ। ये कोई मैं बोझ समझ के नहीं कर रहा होता। ये तो मेरी, समझ लें कि ये मेरा पैशन, ट्रैवलिंग मेरा पैशन है कि मैं ट्रैवल करूँ।
मतलब आप अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन पे होते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते मैं हैं। बहुत खुश होता हूँ। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ या मैं बातचीत करता हूँ ना, तो मैं बड़ा सेटिस्फाई फील करता हूँ कि यार ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा होता है, वरना एक दिन रिपीटेडली वही लग रहा होता है बार बार। तो ये मेरा ऐसे ख्याल ही है है। आपका पैशन वो है। क्या आपको लगता है ये जो 10-15 दिन है ना, ये मैं जी रहा हूँ, उससे एग्जैक्टली पहले तो पॉज पे थे? हाँ देखें, इधर लंदन में रहते हुए ना हमारी लाइफ बड़ी स्टीरियोटाइप है। घर वालों को भी पता है कि इस वक्त अगर 9:05 हुए तो मैं कहाँ पीऊँगा, अगर 10 बज गए हैं तो मैं कहाँ पीऊँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरे वापस आने का भी एग्जैक्ट टाइम पता होगा। ऐसे ही है, जो लोग जिम पे जाते हैं उनका एग्जैक्ट जिम का टाइम होता है कि इस टाइम आ जाए। तो हमारी यहाँ पे लाइफ एक ना उसमें गुजर रही होती है, हमें पूरा सुबह से लेकर शाम तक हमारी रूटीन लाइफ होती है जो चेंज नहीं होती, जो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है वीकेंड्स के ऊपर। तो मेरे लिए ख़ुसूसन इंग्लैंड से बाहर का सफ़र करना, क्योंकि इंग्लैंड में भी मैंने बहुत ज़्यादा किया, तकरीबन हर जगह गया हूँ। तो वो फिर मुझे स्कॉटलैंड में बहुत दफ़ा गया हूँ कि घर वाले कहते हैं भाई हमने स्कॉटलैंड नहीं जाना। तो फिर जब ये मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ ना, तो फिर मेरे में एक डिफरेंट फीलिंग आ जाती है। ठीक है, आई एम इन अ डिफरेंट कंट्री, अब कुछ नया आ रहा है। अब कुछ नया आएगा, कुछ नई जगह जाएंगे, कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, मज़ा आएगा। तो आप जब गए थे, लेट्स से जैसे एक वॉलेट होता है, ऐसे आपकी पर्सनैलिटी भी एक है। तो जब गए थे और जब पहुंच गए, तो उस आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई? रिलेटेड टू ट्रैवल, क्या सीखा आपने ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में? कुछ एक लाइफ लेसन आपको इस सफ़र में तो बड़े लाइफ लेसन्स मिले होंगे। जैसे कुछ चीज़ों को ना अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम लोगों को ना एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, आपको लगता है ये तो मेरी बिल्कुल सोच ही गलत थी। ऐसे जब आप गए पहुँचे तो आपकी बड़ी ज़िंदगी के मुतालिक सोचें बदली होंगी। देखिए मैं ये सोचता हूँ कि पैसा भी आपके पास नहीं रहेगा, ये जायदाद, ये घर, ये भी आप साथ नहीं लेके जाएंगे, हर चीज़ इधर रह जानी है। तो मेरा ख्याल है छोटी सी ज़िंदगी है, जो अपने शौक़ है ना आपको, वो मेरा ख्याल पूरे कर लेने चाहिए। ये मटेरियल दुनिया से बाहर निकल कर ना आपके ऊपर, अपने ऊपर भी टाइम लगाना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको पसंद है, किस चीज़ से आपको मज़ा आता है, सुकून मिलता है, आप क्या करना चाहते हैं। इंसान पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भाग रहा है, जायदाद के पीछे भाग रहा है, ये घर खरीद लूँ, वो घर खरीदेगा तो बड़े घर की तरफ जाएगा, वो भी उधर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली। इस सफ़र से हो जाती है सेटिस्फेक्शन। नहीं, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं। इंसान को ना टाइम निकाल के अपने शौक़ या जिस चीज़ों से वो उसको मज़ा आता है ना, वो करने चाहिए। पैसे का इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैं इंसान कहे कि भाई मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे इतने पैसे लग जाएंगे। अगेन वही, ये पैसा आपके साथ रहेगा नहीं। कोई ट्रैवलर्स आपके हैं जिनसे इंस्पायर्ड हैं आप? अरे नहीं, देखें हमारे एक लेजेंड है, लेजेंड हमारे हैं इब्रार। जब मैं पाकिस्तान में था मैं उनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं। ये लेजेंड मैं उनको इस तरह कहूँगा कि एक ज़माना था जिस वक्त K2 में लोगों ने उसको सर किया विदाउट रोप्स। अब तो सर हर जगह रोप्स लगी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट पे आपने जाना है तो वहाँ पे भी रस्सियाँ लगी हुई हैं। तो वो लोग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट विदाउट रस्सी सर किया ना, वो है असल में लेजेंड्स। कि जिस वक्त इंफॉर्मेशन बहुत कम थी और आपके पास आपको फैसिलिटेट, अब तो शर्पाज है ना, शर्पाज वहाँ जाके हर साल लैडर्स भी लगा देते हैं, रोप्स भी लगा देते हैं, ऐसे ही है। और फिर ओके टू गो कहते हैं जी आ जाओ, आपने इन्वेस्ट करना है, पैसे लगाने हैं, ठीक है, और आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले गए, ठीक है। वो थे लेजेंड्स जो 90s में रास्ता बनाया, जिन्होंने पहली दफ़ा सर किया या विदाउट रोप्स जो जाते गए, मैं उनको लेजेंड मानूंगा, ठीक है। ये भी लेजेंड है, इनको कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस तरह तो नहीं ना किया जो उन्होंने किया। इसी तरह कम इन्फॉर्मेशन थी जब तक के इब्रार साहब ने ये काम स्टार्ट नहीं किया था। मैंने तो यूट्यूब पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली, अगर कोई होगा तो मेरे इल्म में नहीं है। अगर देखा जाए तो इब्रार साहब ने पहला जो स्टार्ट किया ना, वो इब्रार साहब ने किया है, और इन्होंने बुनियाद
बेसिकली ईंट रखी है, जिससे सारे लोगों को पता चल गया जी मैंने भी जर्मनी से जाना है, मैंने जी इंग्लैंड से जाना है। अब यूट्यूब भरा पड़ा है, अब जहाँ हम मर्जी देखें, अब यूट्यूब खोल के तो देखें, भरा हुआ है कि भाई हर बंदा ही ना मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है। लेकिन वो लेजेंड थे जिनके उस वक्त मेरे इल्म में तो नहीं था कि उस वक्त भी कोई इन्फॉर्मेशन और थी। बाइक पे और ऊपर से बाइक पे बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी में आप सब बैठ गए तो यू आर इन अ कंफर्ट AC जोन on और है। आप बहुत आराम से जा रहे हैं। तो ही इज़ लेजेंड। आप कभी सोचते हैं अपने आप को लेटर ऑन रिटायरमेंट के फेज़ में एक फार्म हाउस है और आप गार्डनिंग कर रहे हैं और आपने जानवर रखे हुए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं यूके के किसी ये village में? आजकल यही सोच रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है ये तो। ये आजकल जो ज़्यादातर ख्याल आता है वो यही आता है, एग्जैक्ट यही आता कर सकते हैं, आपको लगता है है। ये? मुझे मज़ा आता है तो यहाँ फार्म लेना और एनिमल्स का भी शौक है कि नहीं? एनिमल्स का। घोड़े और घोड़े मैं उनको कैसे रखूँगा? घोड़े नहीं, मतलब कुछ तो फार्म में होने चाहिए मुर्गियाँ ना। ठीक है। मुर्गियाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि देखें घोड़ा वगैरह तो वो है कि वो तो बड़ा एक्सपेंसिव है। वो तो जिसको ज़्यादा शौक है वही रख सकता है। मुझे ना तो इतना शौक है हॉर्स राइडिंग का। काऊ और वगैरह की दूध वगैरह, देखिए रखने को दिल करता है काउस का भी, वो उनका, लेकिन टेक केयर बहुत लेकिन है। उनके टेक केयर बहुत है। वो चीज़ें जिनके टेक केयर बहुत ज़्यादा वो हाँ, देख रहे हैं जो कर सकता हूँ मैं। जो मैं कर सकता शौक हूँ तो है, लेकिन अब क्या करें? वो मैं कर नहीं पाऊंगा। देखिए इंसान वो करे जो लॉन्ग टर्म कर सके। ये ना घोड़ा लिया और 10 दिन बाद आप दोबारा बेचने चले गए, भाई ये वापस ले लो, या नहीं। और मुर्गियाँ शुर्गियाँ ठीक हैं, इस तरह की लाइफ स्टॉक ठीक है, शीप्स भी ठीक है वैसे। Sheeps भी हाँ, अच्छी हैं। शीप्स भी प्यारी लगती हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ ठीक पे है। गोट्स नहीं होते ना, यहाँ पे तो गोट्स sheeps ही का हैं। तो मौसम नहीं, मौसम वो तो नहीं। मर जाएंगे। तो शीप्स ठीक हैं, मुर्गियाँ ठीक हैं, अंडे शंडे खा लेंगे। और लेकिन दिल तो करता है, वेजिटेबल्स ठीक हैं कि अपना ही गार्डन हो, उसमें वेजिटेबल उगाई हो, तो ये दिल आपका करता है। नेक्स्ट ख्वाब है एक? इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला इतने करे कि हम फार्म हाउस ले सकें, और ये अल्लाह ताला इतना करे तो ज़रूर लेंगे। फिशिंग का शौक है आपको? फ़िशिंग मैंने 1-2 दफ़ा की थी, मेरे से ना मसला ये, मेरे से मछली पकड़ी नहीं जाती। तो उस समय मेरा बेटा भी Give up कर छोटा दिया? था, तो मैंने स्कॉटलैंड में परमिट मिलता है, पोस्ट ऑफिस से मिल जाता है, वो लेके कैंप लगाया हुआ था, साथ में फ़िशिंग कर रहा था। तो काफ़ी देर फ़िशिंग करने की कोशिश की, लेकिन फ़िश कोई हाथ नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि मुझे टेक्निक नहीं आती, और बेटा बहुत ही छोटा था, हार्डली उसने बोलना सीखा था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि डैडी ने मछली पकड़ी? कहता है हाँ कीड़ा पकड़ा, क्योंकि वो मैंने जो गंडोया लगाया हुआ था उसको कहते हैं हाँ जी ये आपने पकड़ा। तो उसके ज़हन में ये है कि मैंने शायद वो पकड़ा, बस वही रह गया था, मछली कोई आई नहीं। चलें इमरान भाई, वापसी का क्लोजर दे दें। लास्ट मतलब वापसी का सफ़र आपका कोई अनयूजुअल चीज़ हुई? क्योंकि सफ़र तो मोस्टली वैसे ही रहा होगा। कुछ आपने बताया था ईरानियों ने आपको रोक लिया था वापसी पे? वापसी पे एक तो ये हुआ था कि ईरानी इंटेलिजेंस ने मुझे रोक लिया था, एक तो ये हुआ। रैंडमली रोक लिया था या क्या किसी पोस्ट पे रोका था? नहीं, मेरी गाड़ी को आके पीछे से रोका था उन्होंने। अच्छा। विदाउट यूनिफॉर्म थे। अच्छा। पहले 2 आए, फिर 2 और आ गए, फिर 2 और आ गए, वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। मैं पहले उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले कहा कि अपना पासपोर्ट दो। मैं कहा अब पता नहीं ये कौन लोग हैं, लेकिन जिस वक्त वायरलेस की आवाज़ आई ना, कि वायरलेस की आवाज़ होती है ना, मैंने कहा ये कोई काम बड़ा ही पड़ा है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म से आपको पता चल जाता है ये पुलिस है, लेकिन जब पुलिस या आपके इंटेलिजेंस या अंडर कवर पुलिस आपको रोकती है तो उनकी अथॉरिटी पुलिस से ऊपर ही होती है। तो एक तो ये हुआ, और फिर 2 घंटे मुझे ले गए थे एक जगह इन्वेस्टिगेशन की, बहुत किस्म के सवालात किए, उनमें से 1-2 तो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात थे, जिससे मैं काफ़ी मुझे तफ्तीश हुई, जिससे मैं काफ़ी समझ लें कि परेशान हो गया था कि भाई ये डिफरेंट सवाल हैं। तो एक तो ये हुआ था, और एक गाड़ी की जो इंजन लाइट आ गई थी, और फिर एक तीसरी चीज़ ये कि टर्की के मैं पहाड़ों में गुज़र रहा हूँ, मोटरवे थी, ना आगे सिटी कोई ना पीछे सिटी कोई, और मेरी गाड़ी झटके खाने लग पड़ी, और फिर वही इंजन लाइट मेरे जहन में आने लग पड़ी कि लो जी अब कुछ ना कुछ मसला है। तो वहाँ पे आपको पता है कि जिस वक्त आप ऐसे कंट्री में हो जहाँ पे कोई ना आगे पीछे कोई आपको पता ही नहीं है सिस्टम का, तो फिर सबसे बड़ा जो फियर होता है
वो यही होता है कि आपकी गाड़ी ख़राब ना हो जाए। जी। आपकी तो माशाल्लाह नई मॉडल की गाड़ी है ना, उसमें आपको एक पीस ऑफ माइंड था कि जल्दी ख़राब नहीं होगी। अगर देखा जाए तो लैंड रोवर इज़ नॉट अ रिलायबल कार। अच्छा, आपकी रेंज रोवर है या है मेरी डिस्कवरी है लैंड डिस्कवरी? रोवर। ओके। जी। तो जो मुझे आज तक गाड़ियाँ अच्छी लगी हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, वो जापानीज़ ही लगी हैं। ओके। जापानीज़ गाड़ी से ऊपर मैं, अपनी अपनी चॉइस होती है ना, मैं जापानीज़ कार से ऊपर किसी गाड़ी को मानता नहीं। इवन लोग जर्मन भी बोलते हैं ना, फिर भी मुझे जर्मन गाड़ी फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती। जापानीज जर्मन से भी ऊपर है नहीं, मेरे मुताबिक। आपके मुताबिक? वैसे मुझे नहीं पता कि जर्मन ऊपर है या जापानीज़ ऊपर है, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, आई विल गो फॉर जापानीज़ कार। कौन सी? कोई भी जापानीज़ कार। कोई भी? जापानीज़ तो जापान का एक मोहर लगी हुई है, जो मर्ज़ी चला लें आप। लेकिन अगर उनमें भी अगर मैं कैटेगराइज करूँ ना, तो उसमें मैं सबसे पहले लेक्सस या टोयोटा लेके आऊँगा। नेक्स्ट प्लान कब देखेंगे हम आपको? नेक्स्ट प्लान मेरे बनते ही रहते हैं, उसके बाद भी मैं एक दो जगह गया हूँ, वो भी मैंने आजकल लगा रहा हूँ। विद फैमिली मैं इटली होके आए थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेसिकली पहले में और अब में फ़र्क ये है कि पहले मैं रिकॉर्ड नहीं करता अब था, रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लगा देता हूँ। और मैं सारों को ये मशवरा दूंगा, जो जो भी जाता है अपनी मेमोरीज़ के लिए इसको यूट्यूब पे लगाएं। बेशक प्राइवेट कर दें, अगर आप उसमें फैमिली ज़्यादा आ गई है तो आप बेशक उसको प्राइवेट कर दें, आपके पास पासवर्ड है, जब मर्ज़ी देख लें। मैंने इतना ट्रैवल किया है, उस वक्त छोटे छोटे कैमकॉर्डर होते थे, 600-700 पाउंड का मिलता था। इतनी इतनी डिस्क शुरू हो गई, इतनी इतनी कैसेट्स हो गई, उसके बाद SD कार्ड्स आ गए, वक्त बदलता गया, ठीक है, चीज़ें चेंज होती गई। मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर मैं याद करूं कि मैं वहाँ गया था तो मैं कौन सी वाली कैसेट निकालूं जिसके ऊपर लिखा हुआ है, कौन सी वाली SD कार्ड कौन सा निकालूं मोबाइल में कहाँ देखें, और मैं कौन सा कहाँ फोल्डर देखूं। देखें। तो उस चीज़ को सीखते हुए मैं हर एक को ये कहूँगा कि जो भी कहीं भी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कहीं भी जाता है, उसको YouTube के ऊपर डाल दें। आपके ऊपर मर्ज़ी है कि आपने उसको पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है। आपका 10 साल बाद, 5 साल बाद आपकी आने वाली जनरेशन्स, आपकी जनरेशन्स की जनरेशन्स भी यूट्यूब, जब तक ज़िंदा है यूट्यूब, वो देख पाएंगी। आपको कोई कैसेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो की SD कार्ड की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना चैनल पे जाना है और देख लेना है। तो ये एक बहुत चीज़ है जो मैंने बहुत देर बाद सीखी है। पहले तो मुझे यूट्यूब का पता ही नहीं होता था ना कि भी ये भी कोई चीज़ है, इसके ऊपर अपलोड भी कर सकते हैं, ये वो शुरू में जब आया था। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ट्रैवल मेरा जारी रहता है, वो तो शुरू से ही जारी है, कई सालों से जारी है, लेकिन वो मैं अब लगाना अब शुरू हुआ। तो जैसे जैसे मैं फैमिली के साथ जाया करूँगा कहीं पे भी छुट्टियों में, और आपका बड़ा ओवरवेलमिंग सा रिस्पांस है। मैंने आपका चैनल देखा, आपके आई थिंक 13,000 सब्सक्राइबर्स हैं और आपको 1 साल हुआ है लगाते हुए रेगुलरली, और आपकी सबसे ज़्यादा वीडियो देखी जाने वाली आई थिंक 3.5 लाख व्यूज़ हैं। कमेंट्स आपके बेतहाशा हैं और सब बड़ा प्यार दे रहे हैं आपको। नहीं, मुझे यूट्यूब में बहुत प्यार मिला, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी अपनी फैमिली है। वही मैं देख रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है हर बंदा गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, आपका पूरा व्लॉग देखा है। आपको एक बात बताऊँ, जो मेरे साथ पहले दिन से रिलेटेड हैं, कई जुड़े, वो अभी तक मुझे मैसेज करते हैं, और कईयों ने तो मेरे से नंबर लेके मेरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं, ठीक है। और लोगों ने बड़ा मुझे प्यार दिया, जिसका मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये, और इतने सब्सक्राइबर भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं इतना रिस्पॉन्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हुई हैं जो लंदन से पाकिस्तान भी गए हुए हैं, पाकिस्तान से इधर भी आए हुए हैं। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। अब जो यहाँ तक हमारा व्लॉग देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, कि सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को थोड़ी सपोर्ट हो सके, हम और बेहतर वीडियोस बना सकें, सब कुछ करें। और इमरान भाई का चैनल ज़रूर विज़िट करें, और बहुत जल्दी इनका रिस्पांस, मतलब 1 साल में 13,000 सब्सक्राइबर और इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि बड़े सिंपल सी एडिटिंग करके लगाते हैं, लेकिन दिल से बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो आप इनके ज़रूर वीडियोस देखें। इमरान भाई, मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, उनमें एक चीज़ और ऐड है। आपने सिंपल का बोला तो मुझे हंसी आ गई। असल में मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ
जो मैं देख रहा हूँ वो बताऊं। मैं ईमानदारी से बोल दूँ, ऑथेंटिसिटी। मैं ना झूठ ना बोलूँ हाँ। कि मुझे खाना पसंद नहीं आया और मैं कहूँ जी खाना तो ऐसे था कि भाई बड़ा ही मज़ा आ, क्योंकि लोग तो यही करते हैं। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको ऐसे इफ़ेक्ट्स ना दूँ जिससे वो ड्रामेटिक लगे। जिससे वो डिफरेंट लगे और लोग जब जाके देखें वो कहें भाई ये तो जगह ऐसी थी ही नहीं। ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है। फेरी पूल में गया था स्कॉटलैंड में, वो जब मैं देख के गया था मैंने कहा मैं बहुत दूर गया था आइल ऑफ स्काई विद फैमिली, और जब मैं गया हूँ तो मैं ढूंढ रहा हूँ भाई वो जगह कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने वो इस तरीके इफेक्ट्स के साथ बनाई होती है कि इंसान वही ढूंढ रहा होता है कि ये कहाँ पे है, लेकिन वो मिलती नहीं है, वो फिर उसी टिकटॉक में ही होती है और कहीं नहीं होती। नहीं इमरान भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आप देते नहीं हैं, आप बड़े प्राइवेट इंसान हैं, आपने मौका दिया मुझे। नहीं, ये आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि आपने ये इंटरव्यू लिया मेरे से, नहीं तो आपकी जो ये आपकी मोहब्बत सबसे अच्छी जो बात है ना, जो मुझे सुनने में मिली और बात करने में मिली, आप ऑथेंटिक बंदे हैं। और यूट्यूब ये आपकी का मोहब्बत आजकल राज ही ये है कि ऑथेंटिसिटी चले, आप सच बोलें जो फील करें, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ चीज़ एक्सट्रीम होती है ना फिर उसका ऑपोजिट आता है। अब सोच सोशल नहीं है। मीडिया इतना फेक हो चुका है कि जो बंदा ऑथेंटिक होता है, जो वनरेबिलिटी दिखाता है, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है ओवर होने की, अपने आप को ज़्यादा ही खुश दिखाने की कि मैं बहुत खुश हूँ इधर आकर, क्योंकि जो है वो वो चीज़ें दिखा- बता देती हैं, आपका चेहरा बता देगा, यानी जितनी खुशी हुई बस उतनी दिखा दें, कोई मसला नहीं, लोग उसी में भी खुश हैं। उसी में अगर भी- आपने बहुत ही चीख चीख के अपनी खुशी दिखानी है तो गुड फॉर देम, ठीक है, उनको सूट करता होगा, लेकिन मेरे से वो एक्टिंग नहीं हो सकती। अच्छी बात है। दैट इज़ व्हाट आई कॉल ओवर एक्टिंग। Overacting। लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक, हम उनको क्या कह सकते हैं, लेकिन वो मेरे से नहीं हो सकता। चलें, उसमें मैं इजी फील नहीं करूँगा। हाँ चलें, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट। बहुत you मज़ा very आया, much। मेरा भी बड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्ट 1 यही रखते हैं, जी जी, पार्ट 2 दोबारा करेंगे। एनी टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।